बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। आज मंडे है, वीकेंड के बाद मंडे ब्लूज़ होते हैं, काम पे जाने का उतना दिल नहीं करता, बेड से निकलने का दिल नहीं करता। उम्मीद करते हैं कि आपने इन सारी चीज़ों का मुकाबला किया होगा और अपने दिन का आगाज़ जो है वो अच्छे तरीके से किया होगा। हम अपने प्रोग्राम में हमेशा इस बात की तलकीन करते हैं कि एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि एनर्जाइज्ड वे में जब आप दिन का आगाज़ करेंगे तो आपके दिन के जो हैं वो टास्क बड़े एहसन तरीके से होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हमने बात करनी है मुल्तान की टिम्बर मार्केट के हवाले से। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इधर कितना कारोबार हो रहा है और इस कारोबार की मद में जो टैक्स दिए जा रहे हैं उनके इवज़ कोई सहूलियात भी इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो टिम्बर मार्केट को दी जा रही हैं और टिम्बर मार्केट के क्या क्या मसाइल हैं। इस हवाले से हमारे पास तफसीलन बात करने के लिए मौजूद हैं फराज रमज़ान, जो कि रिपोर्टर हैं रोही टीवी, और इनके साथ हमारे गेस्ट जो हैं वो मेहरान कुरैशी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं टिम्बर मार्केट के। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है फराज? मैं ठीक हूँ तिहामा, आप बताएं, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। फराज, आप जो है वो बड़े अरसे से मैं आपको जानता हूँ, यूनिवर्सिटी डेज से हम जो हैं वो फेलोज़ हैं। आपकी एक बड़ी ख़ास एक रूटीन होती है दिन की जिसको आप फॉलो करते हैं। आप दिन में बड़ा जल्दी उठ जाते हैं, तो ज़रा वो रूटीन हमारे नाज़रीन को समझाएं। देखें, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि आपकी जो रूटीन है वो आपके सुबह जल्दी उठने से वो प्रॉपरली जो है वो हो जाती है और तमाम काम जो है टाइम पर होते हैं, तो दिन भी ऐसा तरीके से गुजरता है और जो काम है वो भी ऐसा तरीके से गुजरते हैं। इसका आपकी सेहत पर ये मस्बत असर पड़ता है कि आपकी सेहत जो है वो बरकरार रहती है, उसमें जो है वो नेगेटिविटी नहीं आती, सिर्फ पॉजिटिविटी ही आती है। और दूसरा, आपने कहा कि टिम्बर मार्केट के मसाइल के हवाले से अगर हम आज बात करेंगे तो टिम्बर मार्केट में तो बहुत से मसाइल हैं। अरसा दराज से टिम्बर मार्केट के मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। टिम्बर मार्केट को अगर आप ग्राउंड पे रहते हैं, आपका आवाम से बड़ा ताल्लुक़ होता है, अगर आप मुझे ज़रा नाज़रीन को भी और मुझे भी ज़रा समझा सकें कि इस वक्त कितनी दुकानें जो हैं वो वहाँ पर हैं पड़ी और कितना अंदाज़न कितने मालियत का कारोबार वहाँ पर हो रहा होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि टिम्बर मार्केट में 4000 से ज़ायद दुकानें हैं और टिम्बर मार्केट में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। और टिम्बर मार्केट के ताजिर जो है वो सालाना करोड़ों रुपए का टैक्स अदा करते हैं। लेकिन टिम्बर मार्केट में इस वक्त सबसे अहम मसला वापडा का है। आप ये देखें, रात को बारिश आई, आज टिम्बर मार्केट में जो है वो स्पार्किंग हो चुकी होगी। बहुत सी आड़े हैं जिन पर जो है वो स्पार्किंग होने की वजह से आज लाइट नहीं होगी। अब मैंने आपको बताया कि सबसे अहम मसला वापडा का है। अब वहाँ पर वापडा की जानिब से कंप्लेंट सेंटर कायम नहीं किया गया। एक दफ़ा स्पार्किंग होती है, लाइट चली जाती है, 8-8 दिन 10-10 दिन कोई सुनवाई नहीं होती। तो कारोबार किस तरह होता है फिर वहाँ पर 8-8 दिन तक? मैं वही बता रहा हूँ कि एक आड़त पे तकरीबन 10 लोग काम करते हैं, 10 मजदूर तबका, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, काम डिवाइडेड होते हैं। बिल्कुल। तो उन 10 लोगों का काम 10 दिन के लिए फ्लॉप हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। उनको कोई उजरत नहीं मिलती, क्योंकि वो दिहाड़ीदार तबका होते हैं, मजदूर तबका होते हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी मुश्किलात हैं। आप ये देखें, जिस बंदे का 10 दिन कारोबार बंद रहेगा वो क्या काम करेगा, रोजी रोटी क्या कमाएगा? तो टिम्बर मार्केट ये सिर्फ मुल्तान की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसके मसाइल जूं के तूं हैं। अब यहाँ पर जो ताजिर हैं उनका ये मुतालबा है कि टिम्बर मार्केट में कंप्लेंट सेंटर कायम किया जाए और एक हमें लाइनमैन दिया जाए जिसकी सैलरी हम खुद देंगे। अच्छा, वो वापडा नहीं देगा, हम खुद देंगे। उससे ये होगा कि जो टिम्बर मार्केट के ताजिर हैं, आड़ती हैं, उनकी सुनवाई जल्दी होगी। मिसाल के तौर पे अगर किसी की स्पार्किंग जल जाती है, वो वापडा में जाने की बजाय, लाइनों में लगने की बजाय वो यहाँ पर आके कंप्लेन करेगा। स्पेशलाइज्ड कंप्लेंट सेंटर होगा। अगर मैं आपकी बात को सही तरीके से समझ सकूँ तो उनका जो बेसिक जो मुतालबा है वो ये है कि एक वापडा का जो एक ज़ेली इदारा है या कोई ऐसा सेंटर बना दिया जहाँ पर सिर्फ वापडा के मसाइल और ये जो टिम्बर मार्केट के मसाइल हैं वो देखे जाएं। बिल्कुल ऐसे जी, कंप्लेंट सेंटर का माजी में टिम्बर मार्केट में कंप्लेंट सेंटर था। हाँ, तो फिर जो है वो इसको ख़त्म कर दिया गया। तो अब ताजिरों ने 2-4 बार एहतजाज भी किया कि टिम्बर मार्केट में, यार ये देखें, वहाँ पर फायर ब्रिगेड का दफ्तर भी नहीं है। मैं उसी तरफ आ रहा था कि दीगर जो हमारे 1122 है, रेस्क्यू है पड़ी, उसके अलावा डिस्पेंसरी की ज़रूरत होती है क्योंकि कारोबार हो रहा है, वहाँ पर कोई ना कोई हादसा हो सकता है। तो इस तरह की दीगर सहूलियात मौजूद हैं वहाँ पर? टिम्बर मार्केट में फायर ब्रिगेड की सहूलियात भी मौजूद नहीं है। अगर स्पार्किंग के बाइस आग लग जाती है
तो लकड़ी है, लकड़ी आपको पता है कितनी जल्दी आग को पकड़ती है, बिल्कुल। तो वहाँ तो हर किस्म की लकड़ी है, तो कोरा भी होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर तो यूँ समझे आग यूँ भड़कती है। मैं समझता हूँ वहाँ पर टिम्बर मार्केट में जो है वो फायर ब्रिगेड को चाहिए अपना कंप्लेन सेंटर कायम करें, और इसके साथ साथ जो ताजिर हैं उनकी बर्वक्त सुनवाई हो सके। जो उनका अब कुदरती आफत है, आग अगर लग भी जाए तो उस पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए, ताकि फायर ब्रिगेड का अमला 1122 का अमला जो है वो कार्रवाई करते हुए आग पर काबू तो पा ले, आगे का नुकसान ना हो। लेकिन अच्छा फराज, मैंने खुद टिम्बर मार्केट में जो है वो हमने हमारे रिपोर्टर हजरात भी फील्ड में रहते हैं और मैंने खुद भी प्रोग्राम्स किए हैं। वहाँ पर किसी एक जिस एक चीज़ के भी आप तवक्को रखते हैं ना कि चलें ये एक चीज़ सही होगी, वो चीज़ भी ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर वहाँ पर रोड्स टूटे हुए हैं, वासा के मसाइल हैं, और जो ग्राउंड्स हैं उधर पानी भर जाता है जब भी बारिश होती है। तो मुझे समझाएं कि ये जो अभी हालिया इनके इलेक्शंस भी हुए हैं और नई कोई इंतज़ामिया जो है वो आई है, प्रेसिडेंट्स आए हैं, जनरल सेक्रेटरी है टिम्बर मार्केट के, तो जब इतने रुपए का कारोबार हो रहा होता है तो एक आवाज़ बन जाती है। तो इंतज़ामिया फिर इनकी बात क्यों नहीं सुन रही? तो कमेटीज़ वीक है इनकी? कमेटी वीक नहीं है, तिहामा बात ऐसे है कि पहले काफ़ी अरसे से टिम्बर मार्केट में इलेक्शन नहीं हुए थे। ठीक। वहाँ के सदर हाफिज सादिक थे। अब चूँकि 2 से 3 माह हो गए टिम्बर मार्केट में इलेक्शन हुए हैं, तो वहाँ पर एक नई कमेटी आई है, नए सदर मुंतखब हुए हैं, पूरी फुल बॉडी आई है, तो ये इलेक्ट होकर आए हैं। बड़ा हाई वोल्टेज का टाकरा हुआ है मार्केट में, जो है वो एक गर्मा गर्मी थी, हर बंदा इलेक्शन की सरगर्मी में मसरूफ़ था। अच्छा, फिर इलेक्शन होने के बाद बॉडी मुंतखब हो गई। अब बॉडी मुंतखब होने का ये मरला था कि बॉडी किसके साथ इल्हाक करती है, क्योंकि साबका जो बॉडी थी वो ख्वाजा शफीक के साथ इल्हाक में थी। सही। अब जो सदर मुंतखब हुए हैं और उसके साथ जो पूरी काबीना है, उन्होंने अपना इंतखाब फिर किया है ख्वाजा शफीक साहब। अच्छा। तो ख्वाजा शफीक के साथ वो इल्हाक में गए हैं, तो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी भी होनी है। लेकिन टिम्बर मार्केट के मसाइल जो हैं वो अभी तक जूं के तूं। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, जब एक इल्हाक से उनको पहले फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर दोबारा उसी शख्स के साथ दोबारा इल्हाक करना, जिससे आपके मसाइल हल नहीं हो रहे। देखें, वो उसके साथ इल्हाक करने से मसाइल हल नहीं होने, ये बॉडी के ऊपर है कि आपने किस तरह से अपने मसाइल हल करवाने, उजागर करने। वो साबका बॉडी ने भी, जो सदर थे हाफिज सादिक, उन्होंने भी कहा कि हमने बारहा जो है वो एप्लीकेशन की दरख्वास्तें दी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये जो टीम आई है ये लगता है काफ़ी एनर्जेटिक है, ये अब जो है रोज़ाना की बुनियाद पर काम करें। लेकिन टिम्बर मार्केट का रोड 3 साल से टूट फूट कर शिकार है। जो मेन इंटरेस्ट है टिम्बर मार्केट की, आप टिम्बर मार्केट जहाँ कर देखें वहाँ पर आपको कारोबारी सूरत हाल तो नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल मसाइल नजर आएंगे। आप फर्नीचर लेने चले जाएँ, आजकल तो शादियों का दिन है, टिम्बर मार्केट में देखें हरियाली हरियाली, रौनक ही रौनक, कारोबार। तो 1 रबीउल अव्वल 1 रबीउल सानी, इन 2 माह में कारोबार अरूज पर होता है, क्योंकि हर बंदे ने इस मौसम में, ठंडे मौसम में शादी भी करनी होती है। और फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर इतना महंगा हो चुका है कि जो 1.25 लाख 1.5 लाख का फर्नीचर था वो आज 2.5 से 3 लाख रुपए का हो चुका है। इतनी महंगाई हो चुकी है। और रोड जो टूटा हुआ है, किस गाहक का दिल करेगा? एक दफ़ा आप अगर जाएंगे तो वापसी आपका वहाँ जाने का दिल नहीं करेगा। वो सिर्फ इसलिए तोड़ा गया था ताकि टिम्बर मार्केट में सीवरेज की पाइपलाइन बिछा सके। जो आपने कहा कि पानी जमा हो जाता है, आज भी टिम्बर मार्केट का कोई पुरसानी हाल नहीं होगा, क्योंकि रात को बारिश आई, आज वहाँ पर जगह जगह पे पानी जमा होगा। और जो लोडर और जो गधा गाड़ी वो सामान लेकर जा रही होगी, वो टायर फिसलने की वजह से या गधा गाड़ी फिसलने की वजह से उनका लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है, जो कि दुकानदार खुद नहीं भरता, वो मज़दूर से भरवाता है। देखिए, उसकी तो गलती नहीं है। मैं इसी तरफ आ रहा था फराज, पहले ना ज़रा हम मसाइल को समझने की कोशिश करते, क्योंकि आप फील्ड पे हो ना, तो हमारे नाज़रीन को ज़रा समझाओ कि जब इन मसाइल की आप बात कर रहे हैं, मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, इनकी जब कंप्लेंट्स की जाती है तो इंतज़ामिया का फिर इस पर मौक़िफ़ क्या होता है? वो क्या कहते हैं कि आपका मसला कब तक हल? आखिर इकोनॉमी जनरेट हो रही है मुल्तान की, अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है वहाँ पर, तो इंतज़ामिया का फिर इस पर क्या मौक़िफ़ होता है? देखिए, सबसे पहले तो हम वापडा की बात करते चलें, तो वापडा के टिम्बर मार्केट में 4000 से ज़ायद सिंगल और ट्रिपल फेज़ मीटर हैं। इसका मतलब ये है कि वापडा टिम्बर मार्केट के ताजरों से महाना लाखों रुपए के बिल वसूल करते हैं, लेकिन
सहूलियात क्या दे रहे, ज़ीरो, सिफर सहूलियात का फुकदान है। अब वो जब टिम्बर मार्केट के ताजिर अपनी सुनवाई के लिए वहाँ पर जाते हैं, उनको भी आम आदमियों की तरह जो है वो ट्रीट किया जाता है। वो भी लाइन में खड़े रहते हैं, दर्जनों दरख्वास्तें देते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है हमारा सरकार, हमारा अमला जो है वो, आप सरकारी अफसरान में, सरकारी ऑफिस में, दफ्तरान में जाके काम तो करवा कर देखें, आपको पता लग जाए। आप ज़्यादा दूर ना जाएं, किसी भी सरकारी जो है वो दफ्तर में चले जाएं, आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। अगर वहाँ पर चले भी जाते हैं तो एक्सियन नहीं बैठा होता, कोई भी नहीं बैठा होता। वो कहते हैं कि फील्ड में है, वो फलां बंदा लाहौर गया हुआ है। तो इसी वजह से हम जो है वो रह जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। अब एक बंदा जो दफ्तर जाता है, इतने दूर सफ़र करके भी जाता है, वहाँ पर आगे जो है वो मुतलका अफसर ना बैठा हो, वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी कंप्लेंट जो है वो हायर अथॉरिटी को, बस कंप्लेंट हम खेल सकते हैं और उसका मसाइल कंप्लेंट। और यही मसला जो है वो अरसा दराज से चला हुआ आ रहा है। ताजिर बेचारे जो है वो पहले महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, अब जो है वो जो सरकारी अफसरान है उनका नारवा सलूक, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। और कारोबारी सूरत हाल अगर बेहतर हो तो फिर बंदा जो है वो 2 नंबर तरीके से पैसे भर के भी जो है वो इजाफी पैसे भर के भी काम करवा सकता है। जब कारोबारी सूरत हाल ठीक नहीं होंगे, जो है इतनी महंगाई होगी, हर चीज़ गाहक नहीं होंगे, तो फिर आप कैसे गुजारा करेंगे? तो जो मज़दूर हजरात हैं उनकी जो उजरत है वो फिर किस तरह अदा की जाती है? चलें, बड़े जो ताजिर हैं वो अपना गुजर बसर किसी ना किसी तरह कर लेते होंगे, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मज़दूर हैं, उनका गुजारा किस तरह हो रहा है? उनको उजरतें मिल रही हैं वक्त पर? मज़दूर को उजरत वो मिलती है जिसका वो काम करता है। मिसाल के तौर पे अगर वो सुबह 11 बजे का 10 बजे का आया है, वो अपना काम करेगा, लोडिंग अनलोडिंग का काम करेगा, या आड़े पे खड़ा होकर काम करेगा, जो भी काम करेगा, और जितनी भी उसकी उजरत फ़िक्स है, मिसाल के तौर पे 800, 900, 1000 रुपये वो उसको मिलेगी। लेकिन तिहामा बात यह है कि 1000 रुपये में क्या आता है, आप खुद बताएं कि क्या वो 1500 रुपये नहीं कर दी गई हुकूमत की तरफ से मजदूरी? हुकूमत की तरफ से तो 1500 कर दी गई है, लेकिन डेली वेजेस अब मुल्तान में अभी भी वही खड़े हैं कि ये सरकारी जो है वो इदारे हैं वहाँ पर की गई है। ये जो प्राइवेट सेक्टर हैं, ये मार्केट हैं, यहाँ पर लोग अभी भी 25-25 हज़ार रुपये महीने पे काम करते हैं। यहाँ पर अभी भी लोग 25-25 हज़ार रुपये पे काम कर रहे हैं, उजरतें नहीं मिल रही क्योंकि कारोबार जो है वो, उनकी हालत जो है वो ख़राब है। नाज़रीन, इस पर तफसीलन बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे टिम्बर मार्केट के मसाइल के बारे में, और अब फ़राज़ रमज़ान से जो है वो मज़ीद जो ग्राउंड रियलिटी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फ़राज़, आप हमें उजरतों के बारे में ज़रा समझा रहे थे कि मज़दूर जो है वो किस तरह अपना गुजर बसर कर रहा है, क्योंकि कारोबार जो है वो मंदा है, कारोबार की हालत जो है वो बिल्कुल ख़राब है। अब जब सीज़न आ रहा है तो इसमें आप कुछ देख रहे हैं, कुछ बेहतरी आएगी, कुछ हालात बेहतर होंगे, क्योंकि शादियों का सीज़न अब स्टार्ट होने वाला है। सीज़न का 1.5 माह गुजर चुका है। अब मैंने इस पर स्टोरी भी की थी कि टिम्बर मार्केट में लाखों का कारोबार, लेकिन मज़दूर तबका बेहाल। मज़दूर का कोई पुरसाने हाल है। महंगाई में तो बेहद इजाफा हुआ, लेकिन मज़दूर की उजरत ना बढ़ाई गई। आप देखें, आज भी लोग 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार पे काम कर रहे हैं। ये सरकारी अफसरान के लिए, सरकारी महकमों के लिए होता है कि जो भी सरकार अगर डेली वेजेस का रेट जो है वो सिलेक्ट करती है तो उस पर इम्प्लीमेंट अमल दरामद होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर हैं, तो जितनी बेरोज़गारी है, 25-25 हज़ार, 20-20 हज़ार पे भी लोग काम करते हैं, तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको खर्च करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अब टिम्बर मार्केट का यही हाल है कि अगर आप आएंगे, काम करेंगे तो उजरत मिलेगी, नहीं आएंगे, छुट्टी करेंगे तो आप घर बैठे कोई उजरत नहीं देगा। अच्छा फ़राज़, जब जहाँ पर हम क्रिटिसिज्म करते हैं इंतज़ामिया पे, हुकूमत पे, वहाँ पर कुछ हुकूमत की तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से गाइडलाइंस भी दी गई हैं टिम्बर मार्केट के जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए, कि आपने सेफ्टी को मलूज़ खातिर रखना है, आपने अपने जो है वो लोगों को ट्रेन करना है कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो फर्स्ट एड किस तरह करनी है। कोई जैसे ग्राउंड पे आप कोई देख रहे हैं दुकानों में कोई फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा दी गए हों, कुछ ट्रेन कर दिया गया हो लोगों को, इस बारे में ज़रा हमें बताएं। लेकिन टिम्बर मार्केट के लोग एहतियात तो करते हैं, और रेस्क्यू भी जो है वो वहाँ पर हो जाता है। अगर किसी को फौरी जो है वो ज़रूरत पड़ती है तो फ़र्स्ट एड किट भी हर जगह पे, हर दुकानदार के पास मौजूद होती है। और लेकिन जो नुकसान तकदीर में लिखा है वो होकर रहता है, उसका जो है वो आप कोई मुतबादिल नहीं, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो नुकसान होकर रहता है। और रही बात कि जो इदारे हैं
उन्होंने भी कुछ एहतियाती तदाबीर दी हैं। मिसाल के तौर पे अब उन्होंने PHA देख लें, PHA ने टिम्बर मार्केट में वो बनाई ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट का मकसद तिहामा खुद बखूबी जानते हैं कि किसी भी चीज़ की खूबसूरती में इजाफा करना होता है। आप टिम्बर मार्केट शायद गए हों, आपने देखा टिम्बर मार्केट की ग्रीन बेल्ट का क्या हाल है। टिम्बर मार्केट में ग्रीन बेल्ट बदहाली का शिकार है और इसके साथ साथ वहाँ पर मुकम्मल तौर पर तजावज़ात माफिया काबिज़ है। वहाँ पर सारी तजावज़ात हैं, इधर उधर सारी इंक्रोचमेंट है। वो टिम्बर मार्केट की ग्रीन बेल्ट के अलावा जो दुकानें हैं उन्होंने भी 20 फुट तक दुकानों के बाहर लकड़ियाँ रखी हुई हैं। इसी वजह से टिम्बर मार्केट में ट्रैफिक जाम हो जाती है। और मैं समझता हूँ PHA को ये चाहिए कि टिम्बर मार्केट के जो ग्रीन बेल्ट है उसको दोबारा से उसको खूबसूरत करे, वहाँ से इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा करवाए। लेकिन कहा यह जाता है कि टिम्बर मार्केट से PHA को मंथली जाती है, जिसकी वजह से वो तजावज़ात नहीं हटवाते। उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वो तजावज़ात इट्स ओके, कोई मसला नहीं। लेकिन जो हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा हैं, उनका जो विज़न है कि शहर को साफ़ सुथरा और तजावज़ात से पाक करना है। साफ़ सुथरा तो हो रहा है लेकिन तजावज़ात से पाक भी काफ़ी हद तक हो रहा है, काफ़ी हद तक नहीं हो रहा। अच्छा, यही बात इसको ज़रा तफसीलन करते हैं कि आपकी बीट जो है वो ताजिर हजरात हैं, आप लोग इधर। अगर हम टिम्बर मार्केट से किसी और मार्केट की बात करें, हर मार्केट का यही हाल है कि वहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं, गंद कूड़ा करके नज़र आता है, जबकि दीगर शहर में बड़े सफाई सुथराई के इंतज़ाम बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। जो प्रोग्राम शुरू किए गए थे मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से, वो बड़े अहसन तरीके से काम कर रहे हैं। मार्केट्स में इस तरह की सूरत हाल क्यों नहीं नज़र आती? देखें तिहामा, ये जो टिम्बर मार्केट है और गला मंडी है, सब्ज़ी मंडी है और इसके साथ और भी दीगर मार्केट हैं, ये इस वक्त अब की मौजूद नहीं है। ये पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले की जो है मौजूद हैं। और यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नस्लें आगे बैठकर जो है वो आड़तें संभाल रहे हैं। मिसाल तीसरी नस्लें उनकी काम कर रही हैं। तो वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बेहतर होने के लिए अगर आप सीवरेज की पाइपलाइन डालते हैं तो आपका कारोबार जो है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। जिस तरह टिम्बर मार्केट में उन्होंने सीवरेज की पाइपलाइन बिछाने की कोशिश की और पाइपलाइन बिछाकर फिर उसको जो है वो रोड ही डाल दी गई रोड के ऊपर, तो उसको कारपेट रोड नहीं बनाया गया जिस तरह साबका जो कारपेट रोड था। अब वहाँ पर बारिश होती है, कीचड़ हो जाता है और सीवरेज का पानी भी जो जमा हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। जो एक मसले को हल करने के वो मसला भी हल नहीं हुआ। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हसन मलिक मौजूद हैं जो हमें वेदर के बारे में तफसील से आगाह करेंगे। जी हसन मलिक। आज जी शहर ओलिया मुल्तान और गिरदो नवाह की अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतलब सुबह सवेरे से जुज़वी तौर पर अबर आलूद दिखाई दे रहा है। बल्कि अगर ये बात की जाए कि गुज़िश्ता कई दिनों से मुल्तान शहर का मौसम जो है वो कदरे गर्म रहता हुआ दिखाई दे रहा था और हबसदा माहौल था। लेकिन अगर गुज़िश्ता शाम की बात की जाए तो गुज़िश्ता शाम से मुल्तान शहर में हल्की फुल्की मौसम बनना स्टार्ट हो गया था। आसमान पर हल्के फुल्के बादलों का राज था। लेकिन रात के औकात की बात की जाए तो रात तकरीबन 12:30 बजे से बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हुआ और मूसलाधार बारिश थी। बल्कि अगर ये कहा जाए कि तूफ़ानी बारिश थी तो ये बात हरगिज़ गलत नहीं होगी। वो जो टाइम पीरियड था वो तकरीबन 12:30 से 1:30 बजे तक बारिश हुई। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई वो कीड़ी जमंदा में रिकॉर्ड की गई, जो कि 113 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई। इसके साथ अगर एयरपोर्ट रोड की बात की जाए तो एयरपोर्ट रोड पर तकरीबन 50 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ अगर चुंगी नंबर 9 और नॉर्दर्न बाईपास की बात की जाए तो वहाँ पर भी तकरीबन 70 से 72 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। ऑन एवरेज अगर बात की जाए तो शहर में ऑन एवरेज तकरीबन 45 से 55 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बारिश की वजह से जल थल मुकम्मल तौर पर एक हो गया था। और अगर आज दिन भर मौसम के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज दिन भर मतलब मुल्तान शहर का इसी तरीके से अबर आलूद रहेगा, आसमान पर स्याह बादलों का राज रहेगा और आइंदा 2 रोज़ तक वक्फे से मूसलाधार बारिशों के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदो नवाह का 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब कदरे बेहतर है जो कि 95% तक रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आज कदरे बेहतर है जो कि 68 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। और पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज चौथे नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा आने वाले 2 दिन तक मुल्तान शहर में मूसलाधार बारिशों के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि मौसम अबर आलूद रहने की वजह से दर्जा हरारत में भी नुमाया हद तक कमी देखने में आएगी। जी
बहुत शुक्रिया हसन, आपने तफसीलन हमें आगाह किया कि इस वक्त मुल्तान की जो सूरत हाल है वेदर के हवाले से क्या है। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने हसन मलिक से वेदर की तफसीलात ली और उससे पहले हम फराज से जो है वो बात कर रहे थे कि इस वक्त टिम्बर मार्केट की ग्राउंड रियलिटी क्या है। इस वक्त हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, मेहरान कुरैशी जो कि एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं टिम्बर मार्केट के। उनसे तफसीलन बात करते हैं कि मसाइल क्या हैं और अब इनके हल के लिए आगे क्या क्या इकदाम उठाए जाएंगे इनकी कमेटी की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम मेहरान साहब। अस्सलाम, क्या हाल चाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेहरान साहब, हमारे हम मॉर्निंग शो है, इसमें हम ज़रा अपने जितने भी गेस्ट आते हैं उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी रूटीन क्या है, वो अपने दिन का आगाज़ जो है वो किस तरह करते हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, क्योंकि हम तलकीन करते हैं अपने नाज़रीन को कि हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो अपनी ज़रा रूटीन हमें बताइएगा। मोस्टली तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो एक रूटीन लाइफ इस वक्त बन गई है उसमें ये बड़ा मुश्किल एक अमल बन गया है मॉर्निंग वॉक का। क्योंकि इसके अगर हम देखें अपने एलए इलाके में अगर हम देखें तो ग्राउंड नहीं रह गए हमारे पास। जो हमारी इंतज़ामिया है उसने कोई ऐसा प्लान नहीं किया कि इलाके में ग्राउंड हो, लोग वॉक के लिए निकलें, और अगर कहीं ग्राउंड थे भी तो वहाँ पर कब्ज़ा माफिया ने उसके ऊपर कब्ज़े कर लिए। तो अब जो पोश इलाके बन रहे हैं, जो नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, डेवलप हो रही हैं, वहाँ पर वॉक का एक ट्रेंड है। तो मेरा भी ताल्लुक जो है वो है तो इसी माशरे से, और रिहाइश जहाँ पर मेरी है वहाँ पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक पार्क है, गार्डन है। तो नमाज के बाद कोशिश होती है कि वॉक करें कम से कम 1 घंटे की, और उसके बाद फिर 1 घंटा फिर रेस्ट हो जाता है, और फिर 9 बजे रूटीन लाइफ दोबारा से शुरू हो जाती है। तो उस वॉक का जो फ़ायदा है वो तो आप और हम सभी जानते हैं कि ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। तो उसके बाद भी 9 बजे के बाद फिर जैसे कि शुरुआत होती है दिन की, फिर हम 10 बजे तक टिम्बर आ जाते हैं। अब टिम्बर पे हम लोग पहुंच गए हैं, जी, जिस तरह हम लोग आपके रूटीन के मुताबिक। अब ज़रा मुझे ज़रा तफसीलन चीदा जो आपके बड़े मसाइल हैं टिम्बर मार्केट के, ज़रा हमारे नाजरीन को भी समझाइएगा और मुझे भी समझाइएगा, और उसके बाद फिर हम उसके हल के लिए बात करेंगे कि अब हम उसके हल किस तरह निकाला जा सकता है। जो बड़े मसाइल हैं टिम्बर मार्केट के वो बताइएगा। सबसे बड़ा मसला तो ये इंतज़ामिया की गैर ज़िम्मेदारी, यानी कि अब हम कई मौक़ों पर आपके ही इसी रूही चैनल के तवज्जुह से अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड चेक करा चुके हैं कि हमारे वहाँ पर पुलिस चौकी नहीं है, वहाँ पर डकैतियाँ मामूल का हिस्सा बनी हुई हैं इस वक्त। क्योंकि हमारे वहाँ पर मॉर्निंग में सुबह फजर से भी पहले कारोबार शुरू हो जाता है। जो देहातों से लोग लकड़ियाँ लेकर आते हैं गाड़ियों में बैल रेडी पर, वो हमारे लक्कड़ मंडी में उसका मगरिब फजर से पहले जो है वो सेल परचेज शुरू हो जाती है। तो जो भी आड़ती घर से पैसे लेकर आता है परचेज़ के लिए, वो डकैतियों की उसको सामना करना पड़ता है। पुलिस चौकी नहीं है। पुलिस पहले हमारे टिम्बर के करीब जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, यहाँ पर थाना एक बिल्डिंग में दिया हुआ था, लेकिन अब थाना कुतुबपुर जो है वो नागशाह पर चला गया है। यानी कि हमारी टिम्बर से अगर कोई कॉल जाए तो 1 घंटे से पहले वो नहीं पहुँच सकते। अब इतनी दूर की मुसाफत पर डकैती हो रही है, वो आराम से कई लोगों को लूटते हैं और चले जाते हैं। पुलिस चौकी होनी चाहिए। फिर अस्पताल का हमारे यहाँ पर बड़ा फुकदान है कि वहाँ पर आरे हैं, आरों की वजह से कभी किसी का हाथ कट जाता है या कोई आँख में लकड़ी चली जाती है। इसी तरीके से कोई मुख्तलिफ बीमारियाँ जो वहाँ कर रहने वालों को उनका सामना होता है, मज़दूर तबके को। तो एक नर्सरी है छोटी सी 2 कमरों पर मुहित, जो 12-1 बजे बंद हो जाती है। अब 12-1 बजे के बाद एक्सीडेंट होना, कोई ये तो नहीं बता सकता कि किसी के साथ कुछ भी जो हो सकता है वो 12 बजे से पहले हो, बाद में ना हो। जहाँ 24 घंटे कारोबार हो रहा है वहाँ पर आप किस तरह एक टाइम लिमिट जो है वो नहीं है वहाँ पर। फिर इसी तरीके से फायर ब्रिगेड का अमला, हमारे वहाँ पर पहले 3 गाड़ियाँ थी फायर ब्रिगेड की, और अब 1 गाड़ी है, और वो भी धक्का स्टार्ट है। और उसी तरीके से फायर ब्रिगेड, आपको पता है पूरी टिम्बर मार्केट एशिया की बड़ी मार्केट है, लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ ना होने की वजह से परेशानी है। और वो 1 गाड़ी अगर पानी लेकर आती है आग लगने की सूरत में, तो वो पानी रिफ़िल करने के लिए हमारे पास पहले सहूलत थी वहाँ पर, अब वहाँ पर रिफ़िल करने की कोई सहूलत नहीं है पूरी टिम्बर मार्केट में। उसे जाना पड़ता है या तो बाईपास या नवा शहर, यानी कि कम से कम 1.5-2 घंटे से पहले उसका आना जाना नहीं हो सकता। और इस दौरान आपको पता है लकड़ी एक बारूद है, वो अगर आग सुलगती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये बड़ी हमारे पास नुकसान का एक ज़रिया है। फिर बिजली के हवाले से हम देखते हैं कि हमारी जो तारें हैं, बिजली के खंभे हैं, बिजली के मीटर हैं, इनका कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट, जैसे आज बारिश हुई है
तो आज कई मीटर जल गए होंगे। बिल्कुल, वापडा का मसला है टिम्बर मैं मार्केट। यही सवाल करने लगा था कि फराज हमें भी तफसीलन ब्रेक से पहले हमें कि वहाँ पर वापडा के बहुत संगीन मसाइल हैं, ख़ासतौर पर जो बड़ा मसला इन्होंने कहा कि वो वापडा का है। अब मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि आपकी कमेटियाँ जो हैं वो अरसा दराज से काम कर रही हैं, आप लोग इलेक्ट होते हैं, लोगों की फलाह के लिए आपने काम करना होता है, तो आपकी आवाज़ जो है वो इंतज़ामिया तक क्यों नहीं पहुँचती? अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है टिम्बर मार्केट जो है वो लकड़ी के हवाले से, जी। तो मसाइल का हल क्यों नहीं निकल रहा? हमारे जो हुक्मरान यानी कि इदारों के जो हुक्मरान हैं वो जो बैठे हुए हैं वो उनकी नज़र इस तरफ नहीं है, वो एक बेइज्जती का शिकार है। आप देखिए हमारे एक अलमिया बन गया है कि जो मर रहा होता है उसको बस उसके मुंह में पानी का कतरा डाल दिया जाता है, ज़ख्मी को कहा जाता है इसको देखते हैं साइड पर रखें। अब वो हमने कई मरतबा एहतजाज किए हैं इदारों के हवाले से। अब हमारा जैसे कि रोड की हालत आप देखें, इस वक्त बारिश जो हुई है वहाँ पर आप चल नहीं सकते, वहाँ पर कोई हमारा जो गाड़ी है, गधा रेडी है, जो हमारी गाड़ियाँ ट्रक हैं, वो मस्दे हैं, वो कोई काम अंदर इस वक्त नहीं हो रहा होगा। अब वो बिजली की तारें और इधर से सड़कों की हालत, इसने मिलकर यानी कि जो सड़कों की वजह से अनबैलेंस होती है गाड़ी, किसी न किसी खंबे से जा टकराएगी, खंबे से टकराएगी, बिजली की तारें गिर जाएंगी, और जब ये आवाज़ जाएगी महकमे तक तो वहाँ से एक बंदा आवाज़ के आते जी हमारे पास अमला पूरा नहीं है। फिर हम कहते हैं यार हम खर्चा दे देंगे, आप मेहरबानी करें किसी को भेजें, क्योंकि बड़ा काम है, छोटा इलेक्ट्रिशियन नहीं कर सकता। वो आएगा, उसे फिर हम अलहदा से खर्चा देते हैं, फिर वो आकर सिर्फ एक वो जैसे कहते हैं ना कि जोड़ तोड़ करेगा, वो उसका मुस्तकिल हल नहीं निकालेगा, वो डी सही करेगा और वो अपना तारों को सीधा करेगा और चला जाएगा। वक्ती हल निकलता है हर चीज़ का, जुगाड़ मुस्तकिल हल नहीं है। जुगाड़ समझ लें कि जुगाड़ पर बैठे हुए हैं हम लोग। मुस्तकिल हल के लिए वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, हम इनको तारों को, खंभों को, सड़कों को हम सीधा नहीं कर सकते, हमारे पास फंडिंग की कमी है। हमने तो कई मरतबा ये कहा यार यूनियन आपको ये फंडिंग सब टिम्बर की तरफ से इकट्ठी करके आपको देगी, हम ताजिर लोग इसको करने के लिए तैयार हैं, आप लोग आगे तो बढ़ें। मतलब हमारे यहाँ जो बात की जाती है कि फाइलों को चलाने के लिए कुछ पहिए लगा दिए जाए तो फाइल मूव कर जाती है, वो पहिए लगाने के लिए भी आप लोग तैयार हैं। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि जो पहले की यूनियन थी उसने ये नहीं कहा था कि भाई हम फंडिंग करते हैं, ये आपकी जो एनर्जेटिक न्यू टीम आई है, ये हमें अभी हमारे माशाल्लाह 4 माह हुए हैं, हमारी यूनियन जो है माशाल्लाह अल्लाह के फजल से 450 वोटों से हम लोग कामयाबी हमने हासिल की है, और 2000 जहां वोटर हैं तो वहां पर काम तकरीबन 25 से 30 हज़ार वर्कर काम कर रहे हैं हमारी टिम्बर मार्केट में इस वक्त। और वो टिम्बर मार्केट तो हम देखते हैं कि एरिया जो गवर्नमेंट ने जब पहले MDA की तरफ से हमें मिला था, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो कई किलोमीटर पे फैल चुकी है, गलियों में जैसे वर्कशॉपें बन गई हैं, काम बढ़ा है, तो ये काफ़ी एक रोज़गार यहाँ पर लोगों का मुंसलिक है। एक आम बंदा जब भी सोचता है कि यार एक जगह पे कारोबार बढ़ रहा है, वहाँ पर सहूलियात जो हैं वो बेहतर होनी चाहिए, लेकिन सहूलियात का तो फुकदान है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि वहाँ पर बेसिक जो चीज़ें हैं सेफ्टी के हवाले से वो भी नहीं है, फायर ब्रिगेड का अमला नहीं है। अब ज़रा मुझे समझाएं कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपके पास एक मज़दूर काम कर रहा है, उसका जो हाथ है वो किसी मशीन में आ गया और कट गया, तो जब डिस्पेंसरी 12 बजे बंद हो गई है तो फिर आप उस मजदूर का क्या करते हैं, निश्तर किस तरह लेके जाते हैं? आपका तो कोई ना कोई जानी नुकसान भी हो चुका होगा। बिल्कुल, कई तरह के इस तरह के मामला हमने फेस किए हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि इमरजेंसी में निश्तर ही एक सहूलत अल्लाह ताला ने एक इनाम मुल्तान को दिया हुआ है कि निश्तर की शक्ल में, तो वहाँ पर इमरजेंसी में जाना होता है, इस दौरान वो खून निकल जाता है, उसका ज़ाया हो जाता है काफ़ी, फिर वो मसाइल बढ़ जाते हैं। यानी कि वो हाथ कटने से जाहिर है कि इंसान मरता तो नहीं है, लेकिन उसकी उंगली जो अगर फ़ौरन उसको एक फ़र्स्ट एड मिल जाए तो वो जो उसको अच्छे हालत में ला सकती है उसकी उंगली को, वो जब 2 घंटे के बाद उसको काम करने उसकी उंगली पर शुरू होगा तो वो उसकी रगें मर गई, उसकी उंगली डैमेज हो गई, वो फिर नकारा हो गई, तो इस तरह के बड़े मसाइल हो जाते हैं, फिर हमें निश्तर ही जाना पड़ता है। अच्छा मेहरान साहब, आपके ट्रांसपोर्टेशन का जो आपका लॉजिस्टिक्स है, आपने सवाल का जो सामान है वो शहर में पहुंचाना होता है, आपके पास इंपोर्ट भी आप लोग काफ़ी सामान करते हैं, इसके लिए एक बेसिक चीज़ होती है वो रोड्स जो है वो ठीक होने चाहिए ताकि आपका जो आमदोरफ्त है वो भी बेहतर अच्छे ऐसे तरीके से हो और कारोबार भी अच्छे तरीके से हो। आपका जो टिम्बर मार्केट का जो मेन रोड है वो भी खस्ता हाली का शिकार है, जो आगे लिंक रोड्स हैं वो भी बहुत बदहाली का शिकार हैं, इसी के साथ सीवरेज के मसाइल भी हैं बड़े। तो इन मसाइल के लिए तो वासा की टीम जो है वो कहते हैं हमारी हेल्पलाइन मौजूद है, हम वी आर अ कॉल अवे, आप हमें एक कॉल करें और हमारी गाड़ी आपके पास फ़ौरन पहुंच जाएगी। आज बारिश के बाद जो हालात हैं वो ज़रा नाजरीन को समझाएं कि क्या हालात हैं इस वक्त ग्राउंड के।
सर ये वही चीज़ है, जैसे हम कहते हैं ना कि पिज़्ज़ा तो हमारे पास 15 मिनट में पहुंच सकता है लेकिन एम्बुलेंस 15 मिनट में नहीं पहुंच सकती। तो ये वही हाल है हमारा कि ये सिर्फ जो नंबर्स दिए होते हैं ना, ये सिर्फ एक आवाम को यूँ समझ लें कि अपने सर से पर्दा वज़न उतारने के लिए किया होता है, लॉलीपॉप दिया होता है। आप देखें अभी यहीं बैठे हुए आप कॉल मिलाएं, कोई कॉल अटेंड नहीं करेगा। कॉल अटेंड करेंगे तो वो कहेंगे कि जो ऑलरेडी हमारे बंदे गए हुए हैं, बंदे हैं नहीं, आएंगे तो फिर हम आपकी तरफ भेजेंगे। हमने यकीन करें कि अपने पैसों से एमडीए की गाड़ियों में पेट्रोल डलवा कर वहाँ से हमने पानी निकलवाया है। हमारे कमर ज़मान साहब हैं, हमारे सीनियर नायब सदर, वो अभी भी इस वक्त भी अगर आप जाएंगे तो वो बेचारे कहीं ना कहीं खड़े हुए आपको नज़र आएंगे, जो एमडीए में अपने पैसों से पेट्रोल डलवा कर, वापडा वालों को अपने जेब से पैसे देकर, और यानी कि आवाम की खिदमत के लिए लगे हुए हैं। हमारी पूरी टीम जिसका, क्योंकि हमने ये डिवाइड किए हुए हैं कुछ काम, तो उसको काम करने की कोशिश में जो जहाँ हो सकता है वो कोशिश में लगा हुआ है। उसमें अपनी जेब से हम लोगों को खर्चा करना पड़ता है, करते हैं, आवाम की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारा तो एक टिम्बर मार्केट एक, अगर हम देखें किसी MPMNA की निस्बत एक छोटा सा इलाका है। हम जो सोचते हैं कि अब हम बार बार फ़ोन कर कर थक गए हैं, तो आप जो आपकी ज़ुबान हम बनना चाहते हैं, आपको अपनी ज़ुबान बनाना चाहते हैं कि आप हमारी दरख्वास्त उन इदारों तक पहुँचाएँ कि हम उनकी हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। उनके पास अमला नहीं है तो हम अपनी टिम्बर से बंदे देने को तैयार हैं। उनके पास फंड्स नहीं है तो हम अपनी यूनियन की तरफ से टिम्बर से इकट्ठे फंड कर कर उनको देने को लिए तैयार हैं कि वो हमारे मसाइल का हल करें, सड़कें बनवाएं। फराज, यूनियन की तरफ से इतना कह दिया जाएगा कि हम आपको लॉजिस्टिक्स भी देने के लिए तैयार हैं, हम आपको अमला देने के लिए तैयार हैं, हम आपको फंड करने के लिए तैयार हैं, तो इंतज़ामिया कोताही क्यों कर रही है? फिर आखिर अब वजह क्या रह जाती है पीछे? कुछ भी नहीं, ये सिर्फ इदारों की बेहिसी है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर अब तो कोई कसर बाकी नहीं रहती। ये भी सिर्फ इसलिए है कि ताकि टिम्बर मार्केट में फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर जो मसाइल का हल है वो निकल सके और फौरी तौर पर कार्रवाई हो सके। ये बड़ी प्यारी बात कर दी है मेहरान साहब ने कि हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी आप देखें कोई सुनवाई नहीं होती। अल्लाह करे हो जाए, हम सब इसी स्ट्रक्चर ऐसा हो ना कि उन्होंने नए सिरे से खड़ा करना हो। हर चीज़ पहले से मौजूद थी। फायर ब्रिगेड का वो कह रहे हैं कि पहले से अमला यहाँ पर 3 गाड़ियाँ मौजूद होती थी, रेस्क्यू यहाँ पर होती थी, यहाँ पर डिस्पेंसरी जो है वो ऐसे तरीके से काम कर रही थी। तो मैंने आपको यही बताया कि यहाँ पर कंप्लेन सेंटर भी वापडा की तरफ से माजी में था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ ख़त्म होती गई, अमला शार्ट होता गया और रिसोर्सेज कम होते गए। और टिम्बर मार्केट के ताजिर हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह इन्होंने कहा कि अगर एक गाड़ी जो है वो फायर ब्रिगेड की फिलिंग करने जाती है, इतनी देर में तो आग मज़ीद भड़क जाएगी, और वहाँ पर जो है वो बारूद है, लकड़ी है, तो हर किस्म की लकड़ी मौजूद है, वो जल कर राख हो जाती है। अरसा दराज से टिम्बर मार्केट के मसाइल मेरे ख्याल से हमारे पास देखेंगे एक नेशनल बैंक है पूरी टिम्बर मार्केट में। अब प्राइवेट तरीके से थोड़ा फासले पे एक अल्फला बैंक बना है, लेकिन अरसा दराज से एक नेशनल बैंकिंग शोबा नहीं है। वहाँ पर हमारे जो सफाई का अमला है, जो लोग वर्कर वहाँ रह रहे हैं, तो हम तो ताजिर लोग रात को दुकान बंद कर कर घर चले जाते हैं, लेकिन जो मजदूर लोग हैं वो वहीं रहते हैं। उनके लिए स्कूल का कोई बच्चों के उनके स्कूल के बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल की सहूलत नहीं है। हालांकि इस वक्त पंजाब भर में साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत मैंने आपसे यही सवाल पहले भी किया था कि आखिर पूरा शहर जो है वो चमक रहा है, मार्केटें हमारी नहीं, पूरा शहर भी काफ़ी हद तक चमक रहा है। कहीं कहीं जो है वो अभी भी वही हाल है। आप अंदरून शहर चले जाएं, हुसैना गई अंदरून अनु के छज्जे में, वहाँ पर देखें, वहाँ पर कोई साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम नहीं है। वहाँ पर इदारे कार्रवाई नहीं कर सकते। वहाँ पर अभी भी गलियों में गंद पड़ा है। लाखों बल्कि हज़ारों बल्कि लाखों का अमला जो है वो नया भर्ती किया गया ताकि शहर को साफ़ सुथरा किया जाए। साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत वैकेंसियाँ भी आई हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप जाकर देख लें, कहीं आपको सफाई मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह सफाई नहीं मिलेगी। आज जो बारिश हुई है, रात को बारिश हुई है, अभी अगर सब्ज़ी मंडी चले जाएं, वहाँ पर ये सूरत हाल होगी, हर तरफ गंदगी, कीचड़ के अंबार, ताफुन। आप देखें जो फल और सब्ज़ियाँ सेहतमंद और तंदुरुस्ती की अलामत है, वही सब्ज़ियाँ और फल लोग गंदगी पर बैठ के फड़िए गंदगी पर बैठ के बेच रहे होंगे। इर्द गिर्द पानी होगा, लेकिन क्या है, मजबूरी है बच्चों के लिए रोज़गार, रिज़्क, इसी हसूल के लिए जो है वो मंडी में कीचड़ पर बैठे होंगे, पानी में बैठे होंगे, लेकिन फिर भी कारोबार कर रहे होंगे। ख्वाह वो इलीगल बैठे होंगे, क्योंकि वहाँ पर वो बैठने की जगह अलाउ नहीं है। जो फड़िए होते हैं
वो इलीगल तौर पर बैठे हैं। वो मार्केट कमेटी को या कोई कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ का, उसको भत्ता देते हैं 100 रुपये रोज़ का, 150 रुपये रोज़ का, कोई 50 रुपये रोज़ का देता है। पार्किंग स्टैंड की मद में सब्ज़ी मंडी से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। पार्किंग स्टैंड का एक शेड मौजूद है, वहाँ पर कोई स्पेसिफिक गाड़ी अगर जाए तो आप वहाँ के चार्ज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्ज़ी मंडी में दोनों हाथों से अवाम को लूटा जा रहा है। अगर आप घर के लिए सब्ज़ी ख़रीदने जाएंगे तो आपको वापसी पर 20 से लेकर 50 रुपये तक की पर्ची दी जाएगी। सहूलियात का फुकदान है। साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम वहाँ पर ज़ीरो है। पीरा फोर्सेस की कार्रवाई वहाँ पर ज़ीरो है। वहाँ पर इतनी इंक्रोचमेंट्स हैं, आप आज भी वहाँ पर जाके देखें कि अगर कोई डीसी का कोई विज़िट होता है तो जिस लाइन से डीसी ने गुजरना होता है तो उसको प्रोटोकॉल की मद में जो है वो साफ़ करवा दिया जाता है। दाखिली रास्ते साफ़ करवा दिए जाते हैं। अगर वापसी बैक गेट से खारजी रास्ते से जाना होता है तो वो भी साफ़ करवा दिया जाता है। दाखिली रास्ते साफ़ करा दिए जाते हैं, खारजी रास्ते साफ़ करा दिए जाते हैं। जिस जगह से अफसरान ने गुजरना है उन रास्तों को साफ़ करा दिया जाता है। लेकिन जो मसाइल हैं, बड़े मसाइल हैं जिनका हल जो फ़ौरी तौर पर जो है वो डिमांड किया जा रहा है मार्केट की तरफ से, उन मसाइल का हल नहीं निकाला जा रहा। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जो मार्केट्स हैं इन जनरल उनके क्या मसाइल है। ख़ास तौर पर हमने आज का जो प्रोग्राम है वो टिम्बर मार्केट के हवाले से रखा हुआ है और हम टिम्बर मार्केट के मसाइल को उजागर करें और उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इन मसाइल का हल निकलेगा। जहाँ पर हम क्रिटिसिज्म करते हैं इंतज़ामिया पे, हुकूमत पे, वहाँ पर कुछ उनकी गाइडलाइंस भी दी गई हैं, उन पे अमल करना भी जो मज़दूर हैं या इधर जो ताजिर हज़रात हैं उन पर फ़र्ज़ है। इस हवाले से बात करते हैं हमारे गेस्ट से। मेहरान साहब, मुझे बताएं कि कुछ गाइडलाइंस दी गई इंतज़ामिया की तरफ से कि आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स लगवाने हैं हर दुकान में, उसके अलावा अपने अमले को ट्रेन करना है, आपने सेफ्टी के हवाले से कि किस तरह बेहतर तरीके से आपने काम करना है, इक्विपमेंट जो है वो आपका सही होना चाहिए। तो ये फराज भी इस बात की जो है वो हामी भरेगा कि इस तरह के हालात हमें नहीं नज़र आते मार्केट्स में, तो ये भी तो फिर फुकदान है ना आपकी तरफ से। हमारे इसमें कई जगहों पर ये हालात मौजूद हैं। मेरे पास खुद फराज भाई ने भी देखे हुए हैं कि मौजूद हैं ये हालात और हमने ट्रेन भी किया हुआ है हमले को। लेकिन हमारा जो ये तबका है ना, ज़्यादातर ये तबका है अनपढ़ किस्म का, क्योंकि लेबर काम है, ये कोई पढ़ा लिखा माहौल वाला काम नहीं है। तो उसमें आरे का काम है, लेबर का, मजदूरी का काम है। तो हमारे अंदर जो ये फायर दुकान के अंदर लगना ये मामूल का हिस्सा नहीं है। हमारी जो आग का मामला है वो फायर ब्रिगेड जो आती है वो जब शॉर्ट सर्किट की वजह से, खंभों के और बिजली की तारों की वजह से जो आग लगती है उसकी वजह से मामलात बनते हैं। और वो अचानक से, क्योंकि लकड़ी हमारी बारूद की तरह खुश्क होती है कि इतनी फैल जाती है कि उसको कवर करना, वैसे तो पानी की मोटर जैसे होती है हमारे पास, हमने ये सिलेंडर रखे हुए हैं, लेकिन इसको इतनी जल्दी कवर नहीं कर पाते हम जितनी जल्दी ये फायर ब्रिगेड की पानी की जो ताकत होती है उससे कवर होती है, उसके प्रेशर से जो कवर होती है। लेकिन चलिए, ये तो एक एग्जांपल होगी ना आग के हवाले से। इक्विपमेंट आपका जो एक पूरा ड्रेस होना चाहिए। मैं कल कुछ दिन पहले ही गाइडलाइन ये पढ़ा था ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कि आपका पूरा जो ड्रेस है वो होना चाहिए, जो आपने करना है, हाथ पे ग्लव्स होने चाहिए ख़ास तरह के जब आपने मशीनों पे काम कर रहे हैं। तो उस तरह की चीज़ें हमें नज़र नहीं आती और इसकी जो है वो ज़िम्मेदारी ताजिर हज़रात पे आयद होती है जिनके पास वो वर्कर काम कर रहे हैं। इसकी हम काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे क्योंकि डेली वेजेस पे कारीगर होते हैं, हमारे कोई माहाना या वो सालाना कोई उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तो डेली वेजेस की वजह से जो नया अमला आता रहता है, जाता रहता है, उसमें ये थोड़ा सा आपकी जो बात है वो किसी हद तक दुरुस्त है कि उसमें ये कमी रह जाती है। लेकिन वो जो अमला होता है वो उस तजर्बे की बुनियाद पर अपने काम को, क्योंकि हमारा जो कील ठोकना, फर्नीचर बनाना, उसमें वो ग्लव्स पहनकर या वो वर्दी पहनकर वो काम में थोड़ा सा रुकावट पैदा कर रहा होता है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा बेहतियाती रह जाती है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम इसको कवर करें, अपने जो हमारे मुलाजमीन हैं हम उनको इन चीज़ों से आगाही दें ताकि नुकसान जानी हो या माली हो वो कम से कम हो। जानी और माली नुकसान से इस तरह बचा जा सकता है। आपने ये गिला भी है इंक्रोचमेंट्स की हुई है कहीं पे। आप फराज भी हमें बता रहे थे कि लकड़ी जो है वो दुकान से कई फुट आगे तक है पड़ी, थड़े बनाए हुए हैं आप लोगों ने। तो ये भी तो फिर आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना। जब आप रोड को कंजस्टेड कर देंगे तो वहाँ से ट्रैफिक ब्लॉक होगी, वहाँ पर सीवरेज के मसाइल भी हमें फिर ज़्यादा नज़र आएंगे।
तो ये मसाइल, इसकी शुरुआत कहाँ से है? अगर हम इसकी शुरुआत देखें तो वो रोड टूटने से है। तो इसकी शुरुआत देखें तो रोड ना बनाने से है, क्योंकि जब आपका माल लोड होकर आ रहा है या मेरा माल लोड होकर आ रहा है और वो सड़क के टूटने की वजह से पीछे ही रेडी पलट गई है, उसका जानवर भी मर गया और वो माल भी वहीं पर गिर गया है, तो वो माल अब उठाकर किसी और जगह नहीं पहुंचाया जा सकता, वो वहीं पड़ा रह जाएगा। जब वो वहीं पड़ा रह जाएगा तो वो उस दुकानदार की जिसका वो माल था आदत बन जाएगी कि यार यहाँ मेरा माल पड़ा था, किसी ने रोका नहीं, रोड बनी नहीं, मैं दोबारा वो रक्शे वाला या रेड़े वाला दोबारा माल लोड कर कर आपके पॉइंट तक नहीं पहुंचा पाएगा। वो पहले ही कह देता है भाई मैं वहाँ उतारूंगा क्योंकि मेरा रेड़ा इससे आगे नहीं जा सकता। गिर सकता है मेरा रेड़ा, क्योंकि कई मरतबा वहाँ पर गाड़ियाँ टूट गई रक्षों की, रेड़े गधे बेचारे जो बैल रेड़े होते हैं वो माल उठाते हैं, वो कई मर गए, किसी की लात टूट गई वज़न के नीचे दबकर। तो उस नुकसानात को देखते हुए जब हमें वो बैल रेड़े वाला कहता है मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा पाऊँगा, मैं यहीं उतार दूँगा, तो हमारे जैसा बंदा भी कहता है काम तो चलाना है यार, ठीक है यहीं उतार दो, तो वो काम रुकता है वहीं से, बेसिक से, जहाँ से हमने शुरू की बात। अगर हमारे रोड साफ़ हों, अगर हमारी तारें बीच में ना अड़ रही हों, अगर हमारे खंभे टेढ़े होकर रोड को ब्लॉक ना किए हुए हों, तो हमारी गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुँचे, हमारे बैल रेड़े अपनी मंजिल तक पहुँचें और वो माल वहीं जाए जहाँ पर हमारी ज़रूरत है। इसमें तो बल्कि हमें मुश्किल हो जाती है कि हमारा बैल रेडी जो माल हमारे आरे पर पहुँचाना था वो उसने 20 कदम दूर उतार दिया, और 20 कदम दूर से उठा के लाने में हमें मजदूरी ज़्यादा पड़ जाती है। हमें मजदूरी, आप लोगों को मजदूरी ज़्यादा पड़ जाती है। फराज, अब फील्ड में जो अभी नई फोर्स बना दी गई है, कायम कर दी गई है, पैरा फोर्स, वो इन इंक्रोचमेंट्स को किस तरह देख रही है, उसकी कारकर्दगी आप फील्ड में किस तरह देख रहे हो? इस हवाले से कुछ ऐसे काम, इकदाम जो हैं वो इंतज़ामिया की तरफ से किए गए होंगे जो आपके समझते होंगे कि यार चलें ये कुछ अच्छे काम किए गए हैं इंतज़ामिया की तरफ से। देखें, पीरा फोर्सेस एक्शन में है और रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रही है, शहर को तजावज़ात से पाक भी कर रही है। डबल फाटक फ्लाईओवर पर आप जाएं, देखें कि वहाँ पर मुस्तकिल बुनियादों पर तजावज़ात कायम हैं। माजी में ऐसा होता था कि अगर कोई क्रैकडाउन, कोई कार्रवाई होती थी तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए, तो वो यूँ ही अमला गुजरता था तो वापसी दोबारा तजावज़ात कायम हो जाती थी। लेकिन इस बार पीरा फोर्सेस ने डबल फाटक फ्लाईओवर पर और पुराना शुजाबाद रोड पर जो है वो अपनी कार्रवाई की है। यहाँ पर उन्होंने अब MDA इन्फोर्समेंट सेल का एक काउंटर कायम कर दिया गया है ताकि जो वहाँ पर अमला बैठा है वहाँ पर देख सके कि आया कि यहाँ पर दोबारा तो तजावज़ात कायम नहीं हो गई। तो इस हद तक अब तजावज़ात का ख़ात्मा किया जा रहा है और जो गैर कानूनी थड़े थे। बहुत शुक्रिया फराज, आपने हमें तफसीलन ग्राउंड की जो रियलिटी है उसके बारे में आगाह किया और इंतज़ामिया अब जो है वो क्या क्या इक़दाम उठा रही है और कहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया लैग कर रही है। मेहरान कुरैशी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपने मसाइल से आगाह किया और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो है वो आपकी आवाज़ बनने में कामयाब हुए होंगे और आपकी जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह जो है वो हल होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की कि टिम्बर मार्केट के क्या मसाइल हैं और हमने उनको उजागर करने की कोशिश की। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ जो मौजूद हैं गेस्ट, में उनका तारुफ कराता चलूँ। उनका नाम है अनूशे, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। इनके साथ हमारे साथ हकीम खलील गौरी मौजूद होंगे जिनसे हम हिकमत के बारे में तफसीलन बात करेंगे। आज का जो हमारा जो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में प्राइमरी फोकस होगा वो डायबिटीज़ पे होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है ये मर्ज़, और इसकी जो है वो हम किस तरह जो है वो टेक केयर कर सकते हैं और इनका इलाज मुआवजा किस तरह किया जा सकता है। एलोपैथी की तरफ लोग जाते हैं, लोग हिकमत की तरफ जाते हैं, लोग होम्योपैथी की तरफ जाते हैं। तो आज हमारे साथ हकीम साहब मौजूद हैं, उनसे हम तफसीलन इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनुशे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का आज के प्रोग्राम में। मैं हकीम साहब इजाज़त दें तो मैं अनुशे से स्टार्ट करना चाहूँगा। बिल्कुल। अनुशे, मुझे ज़रा बताएं कि जो हमारे इन जनरल मसाइल होते हैं, जहनी अमराज हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, वो हमारी यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी के साथ जो लिंक्ड होते हैं फैक्टर्स, जिसमें स्ट्रेस है, जिसमें कंपैरिजन हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप प्रैक्टिस में क्या देख रही हैं आजकल? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
जो आजकल हमारी यूथ है उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेसेस, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है, लोगों पर डिपेंडेंट हो गई है। अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है लोगों से बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं कि जैसे मतलब हम लोगों का जो सारा चल रहा है ना सर्कल, वो इन्हीं लोगों से चल रहा है। मतलब हम अपने अंदर की स्किल्स को पॉलिश ही नहीं कर रहे हैं, हम लोगों पर डिपेंडेंट है कि जैसा वो कर रहे हैं हम वो करेंगे, हम फॉलो कर रहे हैं लोगों को। तो इसमें क्या होता है कि जब हम देखा देखी में जाते हैं, और आजकल की जो नौजवान जनरेशन है वो भी इसी तरह से है बिल्कुल, तो जब देखा देखी में जाते हैं अपने आप को कंपैरिजन करते हैं कि नहीं उसके पास इतना है, उसके पास वो इस तरह से फेम है, ये है वो, तो मेरे पास ये क्यों नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना लोगों की वजह से, जैसे कहते हैं ना इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हो गए, डिप्रेशन हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो है हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी फैल रहा है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जिस तरह आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट शेयर किए जाते हैं जो बच्चों को एहसास कमतरी में लेकर जा रहे हैं। अच्छा, हम ज़रा नाजरीन को समझाइएगा कि व्हाट इज़ एंग्जाइटी एंड व्हाट इज़ डिप्रेशन, क्योंकि ये टर्म एक बहुत ज़्यादा जनरलाइज भी हो चुकी है। कोई भी हमें मसला होता है तो हम कहते हैं मुझे एंजाइटी हो रही है, मैं नहीं कर सकता, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं नहीं कर सकता। सबसे पहले तो ना हमें एंजाइटी और डिप्रेशन में फ़र्क जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग ज़रा सी बात होती है उसको डिप्रेशन कह देते हैं, ज़रा सी कोई चीज़ हुई नहीं है अभी और एंजाइटी बना देते हैं। मतलब एंजाइटी इज़ जस्ट लिंक कि अभी जो चीज़ हुई नहीं है आप उसके बारे में सोच के आज अपना प्रेजेंट भी ख़राब कर रहे हैं, अपना फ्यूचर भी स्पॉइल कर रहे हैं। एंजाइटी जस्ट क्रिएट फ्रॉम योर थिंकिंग, ये हमारी सोच से पैदा होती है। एट दी एंड इंसान सोचता जाता है और ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। ओवर थिंकिंग पता ही नहीं चलती कि कब पैनिक अटैक में तब्दील होती है और एक प्रॉपर एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाता है। तो एंजाइटी जो है ना, अभी हम इसको यहाँ से ये कहेंगे कि अभी चीज़ हमारी ज़िंदगी में हुई नहीं है और हमने उसको अपने ऊपर हावी कर लिया, ठीक है, और ये हमारी सोच से पैदा होती है। लेकिन अगर हम डिप्रेशन की बात करें, डिप्रेशन ऐसी चीज़ है जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेसेस आ जाते हैं, कोई हादसा हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई कि जिससे निकल नहीं पा रहा हो इंसान, डिप्रेशन में चला जाता है। इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि एक डिप्रेशन वाले मरीज़ का जो है दुनिया में जो है इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है, इस तरह से होता है कि बस हमें किसी चीज़ के काबिल नहीं रहा, इवन कि सुसाइडल अटैम्प्ट्स की जो कोशिशें हो रही हैं वो डिप्रेशन में जाकर होती हैं। तो एंजाइटी जो है हम फ्यूचर को लेकर करते हैं, डिप्रेशन जो है हम पास्ट वाले कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर करते हैं। तो ये फ़र्क है दोनों में। पर ये मस्त है डिप्रेशन के लिए कि हमने पास्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को लेके हम ज़रूरी नहीं है डिप्रेशन लाइक आप किसी भी सिचुएशन को हावी कर ले अपने ऊपर ना। कोई भी चीज़ है कि आप एक केस आपके सामने है, लाइक कल मेरा पेपर होने वाला है, ठीक है, तो आप उसके बारे में सोच के जैसे एंजाइटी बना रहे हैं, लेकिन अगर वो आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर असर करना शुरू कर रही है तो आपका एक लाइक इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, आप बिल्कुल गुमसुम होकर रह जाएंगे, आप आइसोलेट कर लेंगे, तो आपके अंदर डिप्रेशन वाली सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा अनुषा, ये परेशान होना एग्ज़ाम से पहले, टेंशन लेना किसी भी जो आपके आने वाला टास्क है उसके हवाले से, तो ये तो एक नेचुरल रिस्पांस नहीं है बॉडी का? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब ज़ाहिर है ये चीज़ें हैं। अब मैं भी अगर मैं अपनी बात करूं, अगर कोई पेपर आने वाला हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो मैं स्ट्रेस लेती हूँ, क्या एंजाइटी क्रिएट कर लेती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जब मुझे ये चीज़ नुकसान में लेके जा रही है, मेरी मेंटल हेल्थ के ऊपर असर कर रही है, तो ऑटोमेटिकली फिर मैं अपने आप को कवर अप भी करने की कोशिश कर लेती हूँ। ठीक है हकीम साहब, जैसे आपने अनुषा की बात सुनी, अनुषा की सॉरी, हमने उन्होंने तफसीलन बताया कि एंग्जाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है। हिकमत के हवाले से ज़रा हमें बताएं कि हिकमत किस तरह देखती है इन सारे अमराज को जो जहनी अमराज हैं। सर देखें, आजकल 80% लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से मरीज़ हैं। क्यों? आप देखें कुछ अर्सा पहले लोग जो हैं किसी भी काम के लिए 200% कोशिश करते थे और फिर उसके बाद कहते कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। आजकल हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी कि मैंने ये करके दिखाना है, जब वो नहीं होता तो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह अभी इन्होंने जिक्र किया कि एग्ज़ाम की वजह से डिप्रेशन हो जाता है। उसकी वजह यह है कि हम अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को वो माहौल नहीं देते। उन पे एक तो पढ़ाई का बर्डन होता है, एक एग्ज़ाम का खौफ होता है कि उन्हें कैसे जाके उसको सॉल्व करना है, दूसरा उनके पेरेंट्स की तरफ से जो उन पर उम्मीदें होती हैं कि आपने 100% मार्क्स लेने ही लेने हैं, आपका स्टेटस ऐसा होना चाहिए, वो इस सब को जब पूरा नहीं कर पाता तो एंजाइटी का शिकार हो जाता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं आज का, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का फोकस जो है वो डायबिटीज़ पे है, इन सारी अवामिल का कोई इंसुलिन की प्रोडक्शन पे भी कोई असर पड़ता है? क्योंकि डायबिटीज़ होने का ख़तरा जहनी अमराज में जब बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेगा तो वो लामहला तौर पर ओवर ईटिंग भी करेगा या उसका जो साइकिल है फूड का वो ख़राब हो जाएगा।
तो फिर इसका असर इंसुलिन प्रोडक्शन पे किस तरह होता है, डायबिटीज़ पर इससे किस तरह हो सकती है? देखिए, डायबिटीज़ जो है उसकी दो अक़साम होती हैं जी। एक होती है टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है। जी। टाइप 1 में तो जो आपका पेंक्रियाज है, जिसको लबलबा कहते हैं जी। वो इंसुलिन ही नहीं बनाता, वो एक अलग इशू है। दूसरा जो है हमारा टाइप 2 जो है वो हमारी ग़िज़ाई बीमारी है। आपको पता है WHO की एक रिपोर्ट अभी मेरे सामने से गुजरी, उसमें उन्होंने कहा है कि हर दूसरा बंदा पाकिस्तान में शुगर का मरीज़ हो रहा है ड्यू टू स्ट्रेस और एंजाइटी। ठीक है, हर दूसरा बंदा। ठीक है, तो इसलिए आप ये देखें, सबसे पहली बात ये है कि हम हर बंदा एक मसाइलिस्तान का शिकार है। ठीक है, आप घर जाएंगे, आपके आगे एक लिस्ट होगी कि ये चाहिए, आपका काम कितना है, उसको कैसे पूरा करना है। जब आप इन चीज़ों में आएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप रात को जाग रहे हैं, जब आप जागते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे या टीवी देखते रहेंगे, तो जाहिर है आपको क्रेविंग होनी है, भूख लगनी है, आप खाते रहेंगे। ठीक है, जब आप ज़्यादा खाएंगे और लेटे रहेंगे तो क्या होना है, आपका वज़न बढ़ना है। जब आपका वज़न बढ़ना है तो जिस्म के अंदर आपके फ़ैट ज़्यादा हो जाएंगे। जब फैट ज़्यादा होंगी तो आपको फैटी लिवर भी होना है, फिर आपके अंदर ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ने और उससे फिर आपकी बेली भी बढ़ेगी, फिर आप शुगर का मरीज़ हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इन चीज़ों की अलामात क्या होती हैं, किस तरह बंदे को पता चलेगा? कि जैसे मैं नहीं शेयर करनी चाहिए पर्सनल अपनी डिटेल्स, बट डॉक्टर से दैट मैं प्री डायबिटिक हूँ, मैंने जब अपना टेस्ट कराया, कुछ अपने ब्लड ग्लूकोज अपने चेक करवाए, तो मुझे कुछ एहतियाती तदाबीर बताई गई। कुछ सिम्टम्स हमें ज़रा नाजरीन के लिए समझाएं कि अगर उन्हें ये नज़र आ जाएँ तो उन्होंने अपनी डाइट को भी मेंटेन करना है और एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपकी वेस्ट 35 इंचेस से ज़्यादा हो गई तो आप, ये पहला इंडिकेशन है कि आप डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले आपने फैटी लिवर का शिकार होना है, जिस बाम ज़ुबान में कहते हैं जिगर पे चर्बी आ गई। ठीक है, जब ये होंगे तो आपके लिपिड प्रोफाइल बढ़ेंगे, उसमें ट्राइग्लिसराइड है, उसमें आपकी बाकी चीज़ जितने कोलेस्ट्रॉल है ये सारी बढ़ जानी है। ठीक है, जब ये बढ़ेंगे तो फिर उसके बाद आपको शुगर की तरफ जाना ही जाना है। ठीक है, और दूसरा ये हमारी जो शुगर है जिसको हम कहते हैं, ये ग़िज़ाई बीमारी है और हमारा लाइफस्टाइल है। ठीक है, जब तक हम मसनूई खुराक खाना नहीं छोड़ेंगे हम इससे नहीं बच सकते। सर, मसनूई खुराक से किस तरह बचा जा सकता है, ज़रा ये तफसीलन हमें डाइट पे, अगर हम मैंने अगले सवाल पे आना था लेकिन अगर आपने बात कर दी है तो मैं ज़रा समझना चाहूँगा कि डाइट होनी क्या चाहिए एक पेशेंट की भी, या एक हेल्दी इंसान की क्या डाइट होनी चाहिए। पहले हम उसको ले लेते हैं कि एक हेल्दी इंसान की डाइट क्या होनी चाहिए। अब मेरा जो सवाल है उसमें ऐड कर लीजिएगा, आपने जैसे मसनूई चीज़ों की बात की, हम लोग चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा खाने को बेहतर बनाने के लिए, मसाला जात जो हमें मिल रहे हैं उनकी भी क्वालिटी हमारे सामने नहीं है कि हमने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है या वो ठीक है भी या नहीं। दूध हमारे पास जो है वो सिंथेटिक दूध हमें मार्केट में मिल रहा है, तो बचा किस तरह जा सकता है? सर, बचा इसलिए जा सकता है कि आपको मसाला जात बाज़ार से हालत में मिलते हैं सादा, आप ब्रांड के बाज़ार से ना लाएँ, ना रेडीमेड ना लाएँ। ठीक है, आप घर में खुद बनाएं। हल्दी मिलती है, मिर्चें मिलती हैं, जीरा मिलता है, काली मिर्च मिलती है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको आप ओरिजिनल हालत में लें, उनको खुद घर में ला के ग्राइंड करें और उनको गरम मसाला बना के रख लें। ठीक है, आप देखें कि पहली हमारी जो ख़वातीन होती थी बुजुर्ग, वो घर पे मसालों को सिल बट्टे पे पीस के और उसको बना के इस्तेमाल किया करती थी, उससे टेस्ट भी डेवलप होता था और आपकी सेहत भी अच्छी होती थी। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, डब्बा लाया, खोला, आधा चम्मच डाला, उसको वो किया और बाकी सारा कुछ जो है वो जूसर में डाला, उसको जनाब वो मैश किया, हांडी में डाला, एक जोश दिया और वो बेहतरीन से मसालों की वजह से उसमें खुशबू भी आ गई, कलर भी आ गया, टेस्ट भी आ गया। ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, जब तक हम नेचर के करीब नहीं आएंगे हम सेहतमंद नहीं रहेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखें पहले वक्तों में जैसे आजकल मना किया जाता है कि चिकनाई ना खाएं, मीठा ना खाएं, ये चीज़ें ना खाएं, वो चीज़ें ना खाएं। ठीक है ना, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। पहले भी तो लोग ज़्यादा खाते थे, 100-100 ग्राम देसी घी खा जाते थे, ऊपर गुड़ शक्कर चीनी डाल के खाया करते थे, लेकिन वो सुबह अर्ली नाश्ता करते थे और उसके बाद वो हार्ड वर्क करते थे और फिर शाम को खाना खाते थे। बिल्कुल, हम खा के बैठ जाते हैं, हम उसको बॉडी में कंज्यूम नहीं करते हैं, हम कैलोरीज को बर्न नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है।
ठीक है। अब मुझे ज़रा डाइट समझाएं कि क्या डाइट होनी चाहिए। जैसे अभी आपने बात की कि पहले लोग जो हैं वो 2000 कैलोरीज, 2500 कैलोरीज, 3000 कैलोरीज डेली खा जाते थे। आज का हमारा लाइफस्टाइल सा चेंज हो गया है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम काउच पोटैटोज़ हो गए हैं, हम लोग अपने सोफ़े पे बैठे हुए हैं। अब दीगर हमारे गेस्ट जो पिछले प्रोग्राम्स में आते हैं वो भी यही तलकीन करते रहें कि हमने ज़रा एक्सरसाइज को मामूल का हिस्सा बनाना है। आप ज़रा अपनी डाइट समझा दें, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमारा क्या होना चाहिए? सबसे पहले अपनी खुराक में से जो है ना मैदा, वो किसी भी सूरत में है, ठीक है, आपने उसको निकाल दिया, ठीक है, ठीक है। नंबर 2, जितने भी आर्टिफिशियल स्वीट्स हैं वो हमने निकाल देनी है, ठीक है, ठीक है। अगर आप ये 2 काम कर लें और कार्ब्स कम से कम लेने आपने, ठीक है, उसमें रोटी है, उसमें चावल है, ठीक है, ये चीज़ें कम खाएं। फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और वॉक देखें, पहले अक्सर लोगों के अंदर एक कंसेप्ट है कि सुबह की वॉक ही करनी है। अब रात को बंदा 2 बजे सोता है, सुबह उसे उठा नहीं जाता, वो वॉक क्या करे। तो सबसे पहले जो मेरी इसमें आपको राय है या लोगों को एडवाइस है वो ये है कि जब भी जितना टाइम मिलता है आप वॉक कर लें, ठीक है। जब आप आदी हो जाएंगे तो फिर आप इस टाइम को भी सेट कर लीजिएगा। होता क्या है कि टाइम नहीं है, अब वॉक का टाइम नहीं है, अब हम काम पे जा रहे हैं तो चलो यार छोड़ो, करते नहीं है। कुछ ना करने से जितना भी टाइम मिलता है अगर उसको आप यूटिलाइज कर लेना वॉक, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जब तक आपको भूख ना लगे आपने खाना नहीं खाना। हम खाना अब भूख की वजह से नहीं खाते हैं, टाइम की वजह से खाते हैं। सुबह हो गई, बच्चों ने स्कूल जाना है, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, आ जाएंगे, दस्तरखान लग गया, खाना खा लें। दोपहर हो गई, 2 बज गए, आ जाए जी खाना खा रहे, भूख है या नहीं, बस आज खाए जी, साथ दे दें, थोड़ा सा खा लें आप, ठीक है। इसी तरह रात को खाना हम खाते हैं, भूख है या नहीं है, हमने खाना है। एक सर इस बात को कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम हकीम साहब से बात कर रहे थे कि डाइट क्या होनी चाहिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। हकीम साहब अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमने जो चीज़ें, देखिए मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 90 है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि जो चीज़ मैदे में जाके, आंतों में जाके फौरी तौर पर जिस्म के अंदर फ्रुक्टोज में और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है शुगर उसको, ठीक है। तो जो मैदा है या उससे बनी हुई कोई भी चीज़ है उसका है ग्लाइसेमिक इंडेक्स 90, ठीक है। जबकि गंदम का है 70 to 75, ठीक है। और इसमें भी ये सफ़ेद आटा नहीं है, वो आटा जिसको हम चक्की वाला आटा कहते हैं, जिसके अंदर फाइबर मौजूद है, छिलका मौजूद है, ठीक है। कोई भी बेकरी आइटम है वो सारी की सारी शुगर के मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जिसको हम माशरूम की 2 स्लाइस कहते हैं ना, कि मैंने सिर्फ 2 स्लाइस खाए हैं और 1 कप चाय पिया तो बाकी कुछ नहीं लिया, उसके अंदर 2.5 रोटी जितनी कैलोरीज मौजूद हैं, ठीक है। तो इसलिए असल में हमें अवेयरनेस नहीं है कि हमने क्या खाना है। प्राइमरी फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए? कार्ब्स पे होना चाहिए, प्रोटीन पे होना चाहिए, या फैट्स पे होना चाहिए जब भी कोई मील डिज़ाइन किया जा रहा है? देखें, कार्ब बिल्कुल बंद नहीं करने, ठीक है, उनको एक लिमिट मिकदार में लेना है, लेकिन अपनी खुराक के अंदर ऐसी चीज़ें शामिल करनी है जो फौरी तौर पर हज़म होकर वो शुगर में कन्वर्ट या फ्रुक्टोज में कन्वर्ट ना हो, ठीक है, ठीक है। उसके लिए सबसे बेहतर यह है कि हम प्रोटीन जो है, अब फ़र्ज़ करें हम नाश्ते की तरफ आ जाते हैं। आप सुबह नाश्ते के अंदर, आजकल रूटीन हमारी क्या होती थी, हम बचपन में भी देखते थे कि 2-3 रस हमने चाय में डिप किए, पिए और भाग गए, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन सबसे बेहतर यह है कि आप अंडे का इस्तेमाल करें, ठीक है। उस 2 अंडे ले लें आप, ठीक है। अगर 2 नहीं ले सकते आप 1 ले लें। उसके अंदर सब्जियां बारीक बारीक काट के डाल लें, उसमें प्याज है, बंद गोभी है, टमाटर है, और मिर्च है, जो भी अवेलेबल हो, धनिया है, ठीक है। वो आपका ना एक वो बन जाएगा, डो टाइप बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके अंदर नमक मिर्च हल्का डाल लें। 1 चम्मच आप पैन के अंदर ऑयल का डाल लें या देसी घी का डाल लें, ठीक है। ये सरसों का तेल डाल लें, ठीक है, ये कोकोनट ऑयल डाल लें और उसको आप पैन के अंदर फैला दें। जब एक तरफ से वो कुक हो जाए तो दूसरी तरफ उसको करें। ये आपका रोटी की तरह बन जाएगा। इससे आपको प्रोटीन भी मिल जाती है, इससे आपको फाइबर भी मिल जाती है, इससे आपको मिनरल, विटामिन सारा कुछ मिल जाता है। ये होल एग्स होने चाहिए क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता है अंडे की जर्दी में, नहीं तो सर, उसको अवॉइड नहीं करना सर, चाहिए। अब जो
दोबारा नई थ्योरी आ गई, उसके अंदर ये आ गया कि अंडे की जर्दी और अंडा जो है कोलेस्ट्रॉल पैदा नहीं करता। ठीक है सर। अनुशे, हमने एक डाइट पे बात की कि हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, प्राइमरी फोकस ना कि फूड पे होना चाहिए कि वो जल्दी से जो है वो हज़म हो जाए। अब किसी बंदे को ये मर्ज़ हो गया है, वो इसका स्ट्रेस लेगा, तो उसको मैनेज करने का तरीका क्या है? क्योंकि एक मर्ज़ है, अल्लाह ताला की तरफ से है, हमने उसको फ़ाइट करना है, लेकिन लोग फिर इसकी वजह से एंग्जाइटी में चले जाते हैं और पूरा जो उनकी ज़िंदगी है वो इस मर्ज़ के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में जो एक डायबिटीज़ है ना, इट्स अ क्रोनिक डिजीज़, यानी कि ऐसी बीमारी है कि जो लग गई है ना तो ये लॉन्ग लास्टिंग है। अब उसको सारी ज़िंदगी इसी के अंदर रहना है। इसका कोई मुस्तकिल क्योर नहीं है, लेकिन इसको मैनेज कर सकते हैं, डाइट के साथ इसको कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ अपना लाइफस्टाइल को चेंज करके हम इसे काफ़ी हद तक ना मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है कि जब एक इंसान को पता चलता है कि अब अच्छा मुझे शुगर डायग्नोज हो गया है, तो उसका जो सबसे पहला इंप्रेशन होता है कि लाइक कि मुझे अब सारी ज़िंदगी इस बीमारी के अंदर रहना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली वो जो अनकॉन्शियस उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस के अंदर जाना शुरू कर देता है। पहले तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है, शेम होता है उसको थोड़ा सा कि घर पर ना बताऊं, क्योंकि इसमें होता है कि जब उसको ये वाला फील आ रहा होता है कि अगर मैं घर पर बता दूं या किसी को बता दूं तो वो कहेंगे ये तो बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करता था, ये तो बड़ा फिट था, अच्छा अब इसको बीमारी हो गई है। तो वो टोटली इस चीज़ के अंदर रह कर कि नहीं, अभी स्ट्रेस के अंदर जाना शुरू कर देता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इवन के ये डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और उसके अलावा बर्न आउट होना और एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के अंदर आ जाते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसकी सिर्फ एक रीज़न नहीं है, बहुत सारी रीज़न्स हैं कि क्यों डिप्रेशन पैदा होता है, क्यों एंजाइटी। और अच्छा, अगर हम बात करें कि एक डायबिटिक पेशेंट है वो डिप्रेशन के अंदर क्यों जाता है, उसमें ये होता है कि जब उसको पता चलता है कि अच्छा उसको डायबिटीज़ हो गई है, उसको एक लाइफस्टाइल अपना चेंज करना पड़ेगा, मैं तो मीठे का बड़ा शौकीन हूँ, मुझे मीठा बंद हो जाएगा, मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँगा। अच्छा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इस लाइफस्टाइल में आ भी जाता है, अपने आप को चेंज भी कर लेता है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि अब अगर हम नॉर्मल इंसान को देखें और एक डायबिटिक पेशेंट को देखेंगे ना, तो जिस तरह आप पहले जिक्र कर रहे थे कि हमारे यूथ में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी इतना कॉमन हो चुका है, अब वो तो हो गए नॉर्मल लोग। अगर हम डायबिटिक पेशेंट की बात करें, अब डायबिटिक पेशेंट में डिप्रेशन दुगना हो जाता है सूरत हाल में, क्योंकि इस सिचुएशन में डिप्रेशन को, स्ट्रेस को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंसान का ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ब्लड शुगर लेवल एक इंसान का हाई चल रहा है, ठीक है, तो उसके होता है कि इसको हाइपरग्लाइसीमिया होता है। हमारी साइकोलॉजी के अंदर इसको एक टर्म दी जाती है हाइपरग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है कि इंसान का ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो डिप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, डिप्रेशन सीवियरली अटैक कर रहा होता है। और फिर ये आगे जाकर बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी डिप्रेशन कॉज हो सकता है और इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हो सकते हैं, सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही होती। तो डायबिटीज़ में इसका होना बहुत ज़्यादा हार्मफुल है उसकी हेल्थ के लिए। इसको मैनेज किस तरह किया जा सकता है? आप अच्छा, मुझे ये भी फ़र्क बताइएगा कि अब आपने जब उसने डॉक्टर का इंतखाब करना है, एक पेशेंट ने, उसको ये रियलाइजेशन, पहले तो हमारे यहाँ रियलाइजेशन ही नहीं होती कि अब मुझे कोई जहनी मर्ज़ हो गया, रियलाइजेशन हो गई है, अब मैंने एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या मैंने एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, मैंने किसके पास जाना है? सबसे पहले तो ऑब्वियसली डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपको, आजकल ये सीन है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें जस्ट मेडिकेशन और इंसुलिन पर छोड़ देते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब एक डॉक्टर का सबसे पहले फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि एक डायबिटिक पेशेंट को नहीं पता कि उसके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। अब एक डॉक्टर है, वो उसको बताएगा कि अभी आपने अपने इसकी वजह से अपने डिप्रेशन को कंट्रोल में रखना है, अपने आप को कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं देना है। अभी डॉक्टर के पास जब बंदा जा रहा है, एक मेडिसिन बता दिया उसको बता दिया कि आपने ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो करना है। अब एक डॉक्टर को चाहिए कि वो एक अच्छा सा साइकोलॉजिस्ट उसको रेफ़र करे, एक ऐसा काउंसलर करे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो है ना, एक इंसान की क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, उसको नहीं समझ आ रही होती कि अच्छा अब उसको क्या करना चाहिए, शुगर ज़्यादा हो गया, कम हो गया, स्ट्रेसेस इतने सारे हैं, तो वो उसको कैसे मैनेज करे। तो अगर वो एक डॉक्टर के पास जा रहा है, तो ये डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है कि उसको या तो वो खुद काउंसल करे, उसकी नींद के बारे में पूछे, उसके इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस के बारे में पूछे कि कैसा उसकी डाइट चल रही है, क्या रूटीन है, कोई परेशानी तो नहीं है। अगर उसको लगता है कि नहीं ये चीज़ें जो है मुझसे हैंडल नहीं होगी, इसके स्ट्रेसेस वगैरह इसके, तो इसको एक काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वो उसको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट रेफ़र कर दे। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट के लिए बेहतर होगा बजाय इसके कि वो साइकाइट्रिस्ट की तरफ मूव करें। अब एक पेशेंट आपके पास आ गए हैं, उनने, अब ऐसा तो नहीं है कि वो एक मर्ज़ से जूझ रहे हैं, शुगर के लिए भी वो पे कर रहे हैं, उन्होंने आपके लिए भी पे करने, आपके सेशंस लेने, तो अमूमन एक सेशन या 2 सेशंस में आप उनको पूरा लाइफस्टाइल जो है वो बता देते हैं कि आपने इस तरह आपने जो है वो शुगर को मेंटेन रखना है। स्टार्ट में मैं उस पेशेंट की बात नहीं कर रहा जिस पेशेंट को डिप्रेशन हिट कर गया, मैं उस पेशेंट की बात कर रहा हूँ जो आपके पास पहले आ गया, जिसको सिम्टम्स ये पता चल गए कि अब मैं ज़रा शायद किसी जहनी मर्ज़ की तरफ जा रहा हूँ। हम डिप्रेशन जिसको हो गया उसके क्योर की तरफ आएंगे।
अच्छा, अगर हम बात करें ना डिप्रेशन, एंजाइटी, ये एक दफ़ा थोड़ी आएंगी। अगर एक इंसान की ज़िंदगी में ये चीज़ें बार बार आ रही हैं, फेजेस आ रहे हैं, एक हफ्ते बाद शुरू हो गई है, कोई मसला आ गया, कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है, फिर महीने बाद कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो मुझे लगता है कि एक दफ़ा उसको ना पहले अपने किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से, अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं जैसे आपने बताया है, अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट में जाए अपने क्या चीज़ अपने अंदर देखे तो वो फौरन अब काउंसलर के जैसे पास कि वो पहुंचे। चिड़चिड़ापन हो गया उसको, ठीक है, उसका कहीं दिल नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, ठीक है, उसका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से पीछे कॉज डिप्रेशन हो, पीछे कॉज उसका एंजाइटी हो, तब वो अपने काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, सैडनेस हर वक्त रहना, चिड़चिड़ापन रहना, घर वालों पे गुस्सा आना, और किसी की बात बर्दाश्त ना होना, तन्हाई पसंद हो जाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर वो सारी चीज़ें अपने अंदर ये फेस कर रहा है तो अपने डॉक्टर से पूछे क्या मुझे वाकई साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, क्या मुझे ज़रूरत है, और फिर जाकर वो अपने काउंसलर के पास जाए और अपना एक लाइफस्टाइल जो है वो करवाए कि कैसे आपने कौन सी टेक्निक्स को फॉलो करके अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं, कि कौन सी टेक्निक को आप फॉलो करके अपने स्ट्रेस लेवल को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप किसी क्वालिफाइड पर्सन के पास जाएं, वो आपके इन जहनी अमराज का जो है वो इलाज करे। हकीम साहब, मुझे ज़रा, हमने डाइट की बात की, बताएं कि ये क्या जो डायबिटीज़ है ये रिवर्सिबल भी है या ये इसके साथ अब हमने पूरी ज़िंदगी जो है वो देखिए, अगर आप इसको मैनेज कर लें तो ये रिवर्स भी होती है। ठीक है हकीम साहब, इसका तफसीलन जवाब लेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने बात की अनुशा से कि किस तरह जो है वो डायबिटीज़ आपके जहनी अमराज पैदा कर सकती है आपके अंदर, और उसको फिर कॉम्बैट किस तरह करना है हमने। अब हम अपने हकीम साहब हैं उनसे पूछते हैं कि क्या ये बीमारी जो है वो सर रिवर्सिबल भी है, कुछ डाइटरी चेंजेस करके, कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करके इसको रिवर्स भी किया जा सकता है? सर, इसको बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें मुस्तकिल मिजाजी की बहुत ज़रूरत होती है। दोनों टाइप 1 टाइप 2 दोनों को रिवर्स? सर नहीं, टाइप 1 नहीं सर। ठीक है, टाइप 1 जब तक आपका पैंक्रियाज एक्टिव नहीं होता ठीक है, ठीक नहीं होना, ठीक है, ठीक है, लेकिन टाइप 2 जो है उसको रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, क्या क्या जो है वो चेंजेस करने चाहिए अपने लाइफस्टाइल में? सर देखें, सबसे पहले ये है कि आप इसमें कार्ब्स का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, ठीक है, प्रोटीन डाइट अपनी लें, ठीक है, और इसमें आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, वो नहीं लेनी। उसमें आलू शरीफ सबसे पहले है जो हमारी हर सब्जी में डाला जाता है, ठीक है, और उसके बाद अरबी जो है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा, ये फौरी तौर पर जो है वो इसको बढ़ाती है शुगर को, इसको नहीं लेना, ठीक है, ठीक है। और बाकी जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, अच्छा, एक हमारे यहाँ एक मिथ बनी है जी कि हम चीनी इस्तेमाल नहीं करते, हम गुड़ और शक्कर इस्तेमाल करते हैं। देखें, इनमें कैलोरीज और मीठा बराबर है, बिल्कुल, ठीक है, सिर्फ हम जो चीनी को प्रोसेस करने में केमिकल्स हैं उससे हम बच सकते हैं, बाकी सारा कुछ न्यूट्रिएंट वैल्यू तो सेम है, बस थोड़े से न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्राउन शुगर में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बाकी सारा कुछ एक जैसा होता है, ठीक है। और दूसरा, हमारा खाने का जो स्टाइल है, अगर हम उसको मैनेज कर लें, कौन सी चीज़ किस टाइम पे खानी है, तो इससे बचा जा सकता है और इसको रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है। अब देखें, हम देखते हैं कि हमने खाने के बाद जो है वो फ्रूट हम खाने के बाद लेते हैं, नहीं लेना, अच्छा, फ़ौरन नहीं लेना बाद। फ्रूट जो है वो खाना खाने से पहले ले लें 2 घंटे या खाने के 2-3 घंटे के बाद। उसकी वजह यह है कि जब हमने खाना खाया उससे हमारे अंदर शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ना है, ठीक है। अगर हम ये फ्रूट्स लेते हैं तो इसके अंदर फ्रुक्टोज होता है, इसने भी फौरी तौर पर शुगर में कन्वर्ट हो जाना है, तो ये उसको बढ़ा देगा। सुन्नत के लिहाज से नहीं लिया जाता कि खाने के बाद हमने जो है वो थोड़ा सा मीठा खाना होता है, तो कुछ लोग फ्रूट्स ले लेते हैं, कुछ जो है वो सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुन्नत का मतलब जो है वो चखना होता है, वो प्लेट भर के वो कस्टर्ड की नहीं खानी होती। सुन्नत का मतलब है चखना। आप ज़रूर खाएं, गुड़ खाने के बाद आप ले लें, तो एक बाइट ले लें, टॉफ़ी जितना ले लें, कोई मसला नहीं, आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है। लेकिन उस पर सबसे पहले आप ये देखें, सुन्नत के मुताबिक ये भी तो है ना कि बेदे के 3 हिस्से करने, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए, एक हवा के लिए। उधर तो हम आते ही नहीं हैं, हम 4 हिस्से खाना खाते हैं, बाकी के लिए मीठे के लिए छोड़ देते हैं। अब आप देखें, जब हम किसी भी फंक्शन में जाते हैं, सुन्नत अमल तो ये भी है कि एक वक्त में एक डिश हो, एक वक्त में एक खाना, ठीक है, और जब तक भूख ना लगे खाना नहीं खाना।
हम लोग क्या ये इस तरह का जो लाइफस्टाइल है, जिस तरह कुछ डाइटरी चेंजेस की बात की जाती है, कुछ डाइट्स की बात की जाती है जिसमें कीटो है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, तो अगर लोग जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं अपने नाज़रीन के लिए कि कुछ हम सुबह का एक टाइम खाना खाएं और फिर शाम का एक टाइम का खाना खाएं, तो अगर इस तरह की लाइफस्टाइल को मेंटेन किया जाए तो हमें इस्लाम ने बहुत अच्छा तरीका दिया। आप रोज़ा क्यों नहीं रखते हैं? आपको 15, 16, 12, 13 घंटे की फास्टिंग मिलती है। और जैसे जैसे मसनून है, आपको पता है कि जुमेरात और सोमवार का रोज़ा रखना मसनून अमल है, ठीक है। आप हफ्ते में जब 2 दफ़ा ये करते हैं तो आप मैनेज हो जाते हैं। या वो एक तरतीब है जिसमें एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन खाना खाया जाता था, ठीक है, नहीं रखते थे। आप इस पे आ जाएं, इसमें नई बात तो कोई नहीं है। इस वक्त हमारे साथ तफसीलन सर इस पे हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक नाज़रीन कॉलर मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताइएगा और अपना सवाल कीजिएगा। जी, राशिद महमूद करल मेरा नाम है। जी राशिद साहब, कैसे है जी सर? ये हम पूछना चाहते हैं कि हम टैबलेट इस्तेमाल बेहतर रहेगी या इंसुलिन बेहतर रहेगी? ठीक है जी, हकीम साहब वो पूछना चाह रहे हैं कि हम टैबलेट्स इस्तेमाल कर लें या जो हम इंसुलिन यूज़ करते हैं वो क्या चीज़ बेहतर है? देखें, ये डिपेंड करता है कंडीशन और पेशेंट पे, मरीज़ की कैफियत कैसी है। ये आपका डॉक्टर या आपका जो भी मौलिज है वो रिकमेंड करेगा कि आपको कौन सी चीज़ सूट करनी है। आपने अपनी मर्जी से या अपने पसंद की चीज़ नहीं लेनी है। जो आपकी ज़रूरत है वो आपका डॉक्टर या आपका मौलिज या कोई भी हकीम कोई अगर दवाई देते हैं तो वो आपको बताएंगे आपको क्या चीज़ सूट करनी है। अपनी मर्ज़ी से नहीं करना है इसमें। जी, उम्मीद करते हैं कि कॉलर आपको उनका आंसर मिल गया होगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे जो सीनियर एडिटर हैं राना रऊफ़ साहब, उनकी बेटी का जो है वो आज बर्थडे है। हम उसको रोही टेलीविज़न की तरफ से बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू ज़ैनब ईमान, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे दिस कमिंग ईयर बी फिल्ड विद ऑल द ब्लेसिंग्स एंड आपकी जो ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला की तरफ से वो आपकी पूरी हों। हैप्पी बर्थडे टू यू ज़ैनब। जी सर, हम जो अपनी बात कर रहे थे उसको हम कंप्लीट करते हैं कि हमारे जो डाइटरी चेंजेस हैं उनको क्या क्या होना चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजेस में हमने एक्सरसाइज को किस तरह ऐड करना है। कुछ लोग कहते हैं जी 10,000 स्टेप्स जो हैं वो हमने ऐड करने हैं अपने लाइफस्टाइल में, या एक पूरा फुल फ्लेज हमारा एक वर्कआउट रजीम होनी चाहिए कि हमने उसको फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि नाश्ते का मैंने आपको बताया आपको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आपने दोपहर तक कुछ खाना नहीं है, आप पानी पी सकते हैं, ठीक है, ग्रीन टी ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, बाकी कुछ नहीं लेना आपने, ठीक है। बात बात ऐसे होता है कि हमें प्यास लग रही होती है लेकिन हमें लगता है हमें भूख लग रही है। वो जो क्रेविंग हमें महसूस होती है या हम डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं, वो हमें पानी की ज़रूरत है, हम खाना खा लेते हैं। तो पानी पिए, 0 कैलोरीज है, वो आपकी उस भूख को भी कम कर देगा और कुछ अरसे में ही आपकी बॉडी को एडजस्ट कर देगा। उसके बाद आपने दोपहर में आ जाना है, ठीक है। लंच में आप क्या करेंगे, सैलड का एक बाउल ले लें, उसके बाद पास आप कोई 2 शामी कबाब बना के खा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मज़ीद भूख लगती है थोड़ी सी, तो उसमें आप कोई भी थोड़ी सी जो है वो गंदम के आटे की रोटी थोड़ी सी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन हमने इसको ना पोर्शन बनाने हैं, ठीक है। चावल खा सकते हैं लेकिन उसके पोर्शन बनाने हैं। फ़र्ज़ करें ये 1 प्लेट चावल है हमारे पास, उसमें 1/4 हमने चावल डालने हैं, बाकी उसमें जो है वो अपने सैलड डालनी है, ग्रीन सैलड डालनी है, और बाकी हमने कोई दाल सब्ज़ी जो भी है वो खानी है। इस तरह से जो है मिक्स करेंगे तो उससे हमें जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक्सरसाइज के हवाले से ज़रा बताएं। एक्सरसाइज के हवाले से ये है कि सबसे पहले तो ये है कि आप कोशिश करें कि सुबह चलें, वो नहीं चल सकते तो जब भी टाइम मिलता है चलें, ठीक है। और खाने के बाद 15-20 मिनट हल्की सी चहलकदमी कर दिया करें, और एक ही दम पेट भर के खाना नहीं खाना है, ठीक है। अगर आप ये करना शुरू, और रात का खाना आप जल्दी खा लें जब, लेकिन ये उस सूरत में अगर आपने रात को जल्दी सोना है। अगर आपने रात को देर से सोना है तो फिर आपको जल्दी खाना खाना फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। क्योंकि फिर आपको रात को देर से सोना है, आपको दरमियान में भूख लगेगी, फिर आप कोई भी ऑर्डर करके कोई चीज़ मंगा के खा रहे होंगे, वो सारा मसला आपका ख़राब हो जाएगा। अनुशे, हमारे जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, मूड जो है वो इरिटेटेड रहता है, क्योंकि आप बता रही हैं कि उनके ऊपर जब शुगर लेवल मेंटेन नहीं होता तो जहनी अमराज ज़्यादा हिट करते हैं। अब इनको मैनेज किस तरह करना है आपने? कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो आप तक नहीं पहुंच पा रहे, तो इन जनरल कोई जनरल गाइडलाइन देते हैं? अच्छा,
अच्छा, अगर कोई इस तरह का है कि जो हमें अप्रोच नहीं कर पा रहा है, जैसे साइकोलॉजिस्ट को या अपने किसी काउंसलर को, इवन के डॉक्टर को भी अप्रोच नहीं कर पा रहा है, तो उसमें सबसे पहले जो हमारे फैमिली है ना, जिनके साथ हम लोग रह रहे हैं, तो इसमें फैमिली सबसे मेजर रोल प्ले कर रही है। ऑब्वियसली उनका डाइट का ख्याल करना, उनके सारे मूड स्विंग्स को बर्दाश्त करना, उनके पूरी रूटीन को सेट करके रखना, तो फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। लेकिन अगर वही फैमिली एक नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, तो वो उसके डिप्रेशन को भी फर्दर नेगेटिव रोल फैमिली किस तरह प्ले कर सकती है? नेगेटिव के उनकी लापरवाह छोड़ दिया ना, बिल्कुल के जिस तरह अब एक पेशेंट है डायबिटिक, वो अपना पूरा दिन मीठा खा रहा है, उसका दिल कर रहा है, क्रेविंग हो रही है उसको, और वो मीठा फ़ौरन से खा रहा है। अब घर वाले अगर चेक इन बैलेंस करें तो वो उसके मीठा ऐसी चीज़ें को घर पे रखना ही छोड़ दें, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है फैमिली की तरफ से। तो इसमें जो सबसे पहले एक चीज़ होती है ना कि फैमिलीज़ को चाहिए कि अपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें ऐसे पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली सेंसिटिव होते हैं इस कंडीशन में, और पूरा दिन उनसे पूछते रहा करें कि ऐसा कैसा दिन गुजरा, क्या कोई मसला तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है। क्योंकि घर वालों की तरफ से हौसला अफजाई, पॉजिटिव एटीट्यूड, कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे पेशेंट्स के लिए। इवन कि हमारे अंदर एक जो केमिकल है एंडोर्फिन, खुशी का हार्मोन ना, प्लेयर हार्मोन है, जब एक पेशेंट को पता चलता है ना कि नहीं मेरे घर से मुझे इतना अच्छा एक वो मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है, मेरे इतना ख्याल किया जा रहा है, तो वो पूरा दिन वो एंडोर्फिन हार्मोन जो है ना वो एक्टिव रहता है, तो जिसकी वजह से वो उसको एक रिलैक्सेशन मिली रहती है, उसके स्ट्रेसेस वगैरह, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस वगैरह जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं वो रिलैक्स रहना शुरू हो जाती हैं, काम डाउन हो जाती हैं। फैमिलीज़ की तरफ से भी और पेशेंट की तरफ से ख़ुद भी हमारे यहाँ जहनी अमराज को बड़ा एक टैबू समझा जाता है, लोग उसके बारे में बात नहीं करते, डॉक्टर्स के तरफ नहीं पहुँचते। अब नाज़रीन को ज़रा ये समझाएं कि एक क्वालिफाइड पर्सन जो है वो उन अमराज का किस तरह इलाज कर सकता है, और जब आपके पास अप्रोच किया जाता है तो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं उनका हम ख्याल रखते हैं और उनको जो है वो उस तरह पब्लिक भी नहीं किया जाता था। तो ज़रा ये समझाएं कि कितना इम्पोर्टेंट है एक ऐसा जो शख्स है जिसको कोई मर्ज़ है वो आप तक पहुँचे। इस सवाल का जवाब दीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, पहले उनका सवाल ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। हाँ जी, प्रोफेसर मैं हकीम मुल्तान से बोल रहा हूँ। जी प्रोफेसर साहब। तो मुझे हकीम साहब से बात करनी या बहरहाल मेरा मैसेज दे रहे हैं उनको। जी सुन रहे हैं आपको। मैं 10 mg की एलोपैथी गोली डायबिटिक की मैं लेता हूँ, और मुझे वो ये बताएं कि भाई कौन सी खुराक जिससे पैंक्रियाज बेहतर हो सके, अभी तो इब्तदाई मराहल है, और कौन सी खाना है या रोटी है, जौ की रोटी है, बाजरा है उसकी रोटी है वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में ज़रा मेहरबानी करके वो ज़रा तफसील से रोशनी डाल दें तो मेहरबानी होगी। जी प्रोफेसर साहब, मैं आपका जो है वो जवाब लेता हूँ। जी सर, वो कह रहे हैं कि मैं कुछ टैबलेट्स ले रहा हूँ, क्या ऐसी डाइटरी चेंजेस करूँ कि मेरा पैनक्रियाज जो है वो बेहतर हो जाए? सबसे पहले ये बताएं आपकी उम्र कितनी है? जी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 67। तो कब से शुगर है आपको? हाँ, ये अभी कोई तकरीबन ऐसे 6 महीने पहले की बात है, और शुगर मेरी रहती है ऊपर की 120, 110 यानी फास्टिंग, और जो रैंडम है खाना खाने के बाद वो 150, 180 इवन के 200 तक कभी कभार पहुंच जाती है। देखिए, एक तो आप अपने खाने में मीठे का और बेकरी का इस्तेमाल कम कर दें, ठीक है, और एक आप अपने खाने के अंदर जितनी भी बाज़ार की चीज़ें हैं वो ना खाया करें, सादा खाना खाएं। जौ की रोटी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सलाद का इस्तेमाल करें, अंडे का इस्तेमाल करें, गोश्त का इस्तेमाल करें, ठीक है, सब्जियों का इस्तेमाल करें। इसमें आप करेले का इस्तेमाल कर सकते हैं, भिंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक मेथी है ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और थोड़ा सा जितना हो सके पैदल ज़रूर चला करें, इससे आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जी प्रोफेसर साहब, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। जो आपको डाइटरी चेंजेस बताई गई हैं और जो फ़िज़िकल कुछ काम करने के लिए कहा गया है वो आप इस पे अमल कीजिएगा। हकीम साहब, इसी में कुछ चीज़ें और बता दें नाज़रीन के लिए कि अगर कोई जो एजड पर्सन है उसको डायबिटीज़ है तो वो उनको किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, और उसके इर्द गिर्द डायबिटीज़ की वजह से जो दीगर अमराज पैदा होना शुरू हो जाते हैं उनसे फिर वो किस तरह निपट सकते हैं? देखिए, सबसे अभी कुछ देर पहले मैडम बात करी थी, उसमें एक चीज़ ऐड करूँगा फैमिली के हवाले से। हमारे यहाँ ये होता है कि कोई भी अगर मरीज़ घर में है, वो डायबिटिक है या कोई भी है, तो सबसे बड़ा इशू ये आता है, वो कहते हैं जो पक्का है वो खाना है, हम आपके लिए अलहदा से नहीं पका सकते। बिल्कुल जी। सबसे ज़्यादा फेवर उस मरीज़ के लिए, उस बंदे के लिए ये होगी कि जो उसकी ज़रूरत है वो इस्तेमाल कराया जाए उसको, वो सबके साथ उसको जो है ना वो कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए, ठीक है।
और दूसरा ये है कि जितनी भी चीज़ें हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने भी आपको बताया, उसमें सब्जियां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चीज़ें, एक मोटा सा फार्मूला है कि जो चीज़ें ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं उसके अंदर स्टार्च ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसलिए उनको कम से कम इस्तेमाल किया जाए। आलू अरवी का तो इस्तेमाल नहीं करना आपने, बाकी ग्रीन सब्जियां जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्ते वाली सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर पेचीदगियाँ जो आती हैं उसमें जनरल वीकनेस हो जाती है, न्यूरोपैथी का मसला हो सकता है। अगर आप परहेज़ नहीं करते, वॉक नहीं करते, जिस्म के अंदर फैट है, मोटापा ज़्यादा हो गया, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ठीक है ना। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। नाज़रीन, इस हवाले से हम तफसीलन बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि क्या जो वर्जिश है और डाइटरी चेंजेस करने से क्या ये बीमारी जो है वो रिवर्सिबल भी है। सर, जैसे आपने बताया कि इस बीमारी को जो है वो रिवर्स किया जा सकता है कुछ डाइटरी चेंजेस के साथ, कुछ जो है हम अगर फिज़िकल कुछ चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में कर लें तो इसको रिवर्स किया जा सकता है। एक मिथ है, या इसको आप बता देंगे क्या ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जेनेटिक्स में भी होती है, जिस ख़ानदान में ये बीमारी चलती हुई आ रही है वहाँ पर लामहला तौर पर इस बीमारी ने होना है, बस हमने उसको मैनेज करना है। तो क्या जो जिस ख़ानदान में ये बीमारी है वहाँ पर ससेप्टेबल होते हैं ज़्यादातर लोग जो उस ख़ानदान में पैदा हुए हैं? देखें, ये स्टडीज़ मौजूद हैं, होती है, लेकिन उसका हमारे पास बेहतरीन तरीका ये है कि जिस ख़ानदान में या फैमिलीज़ के अंदर ये चीज़ें मौजूद हों, उसके जो बाकी लोग हैं उनको एहतियाती तदाबीर ज़्यादा अख्तियार करनी चाहिए, ठीक है। वज़न बढ़ना नहीं चाहिए उनका, ठीक है। वॉक जो है, एक्सरसाइज जो है वो करते रहना चाहिए, अपनी खुराक को मेंटेन रखें, नींद पूरी करें, टेंशन फ्री रहें, ठीक है ना। और जितना टेंशन फ्री रहने का बहुत आसान नुस्खा ये है कि आप ये समझिए कि मैंने दुनिया के साथ गुजारा करना है, वो कोई भी हो, कैसा भी हो, मैंने इसके साथ गुजारा करना है। अच्छा सर, हम किसी को भी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चला सकते। अब हिकमत में इसका इलाज क्या है? इसमें क्या आप लोग जो हैं हकीम हजरात हैं वो इंसुलिन और जो टैबलेट्स हैं उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या नहीं, या हिकमत में इसका बिल्कुल एक अलहदा इलाज है? ज़रा हिकमत के हवाले से हमें ज़रा देखिए, इसके अंदर बहुत सी मेडिसिन मौजूद हैं जो हम जो है वो जड़ी बूटियों की हालत में भी इस्तेमाल करा सकते हैं, या मुख्तलिफ कंपनी जो है इसकी टेबलेट्स मौजूद हैं उसको में इस्तेमाल कराया जा सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़रूरी ये होता है कि हमने उन वजूहात को तलाश करना होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। जब तक हम उन वजूहात को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई भी मर्ज़ है वो ठीक नहीं होती, ठीक है। हमें जो है तिब के अंदर जब हम इलाज करते हैं तो हमने उन वजूहात को तलाश करना होता है जिसकी वजह से वो मर्ज़ पैदा होता है। हम सिम्टम पे नहीं जाते हैं, उन वजूहात को तलाश करते हैं जिसकी वजह से ये अमराज पैदा हुए, ताकि उनको बेहतर करके इलाज किया जा सके। अनुशे, अगर एक पेशेंट आपके पास आए हैं जिनको डायबिटीज़ है, जिनको आप सीवियर जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उनका पहला इकदाम आपका क्या होता है कि हम अपने पेशेंट की काउंसलिंग किस तरह स्टार्ट करनी है? यूजुअली लोग जो हैं वो घरों से बाहर भी निकलना पसंद नहीं कर रहे होते, जो हमारे डिप्रेशन के या एंग्जाइटी के कुछ सीवियर मरीज़ होते हैं, तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा। डायबिटीज़ के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई मतलब अपनी सिचुएशन को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं कर रहे होते। अच्छा, हम इनको किस तरह से सबसे पहले डायग्नोस करेंगे इनकी सिचुएशन को? हम उनके ट्रिगरिंग पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है, कि क्या ट्रिगर्स हैं, क्या ऐसे स्ट्रेसेस हैं, कहाँ से ये स्ट्रेस पैदा हो रहा है, ऐसी क्या चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही है, ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं, कौन कौन लोग हैं जो इनको इस सिचुएशन तक लेकर आ रहे हैं। उन चीज़ों को, उन ट्रिगर्स को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे उनके साथ। फिर उसके अलावा उनका एक रूटीन को चेंज करेंगे, लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे कि कैसे उस इन्वायरमेंट में आपको हैंडल करना है, उस सिचुएशन को हैंडल करना है। उसके अलावा फिर उसके जो दूसरी टेक्निक्स आ जाती हैं, जिस तरह ये बता रहे थे, हकीम साहब बता रहे थे कि एक्सरसाइजेस करके, अपना स्लीप साइकिल को मेंटेन करके, अपना एक अच्छी काउंसलिंग करवा के, अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करके, अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को ओपनली डिस्कस करके हम काफ़ी हद तक इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यही होता है जिस तरह आप पूछ रहे हैं ना कि मतलब मेन चीज़ क्या होगी, सबसे पहले आप कौन सा पॉइंट इसमें देखेंगे, तो यही है कि वो जब अपने किसी भी काउंसलर के पास आए तो पहले तो वो आ जाए ना, क्योंकि ये पॉइंट बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो एक चल कर आएगा, क्योंकि आजकल जो है ना ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है
कि कोई इशू है तो वो अंदर ही अंदर अपने इस इशू के साथ ना कॉप अप कर रहा है। अच्छा, जो एज डिफरेंस है, जैसे यंग बच्चे हैं अगर, क्योंकि अभी हम डायबिटीज़ ये भी देख रहे हैं कि ज़्यादा यूथ में भी ये बीमारी जो है वो आ रही है, तो उनको डील करना और जो हमारे एजेड पॉपुलेशन है उनको डील करना, इसमें फ़र्क किस तरह किया जाता है? आप लोग किस तरह डील करते हैं पॉपुलेशन को, और ज़्यादा जल्दी कौन जो है वो बेहतर हो जाता है या कौन कोप अप कर जाता है ज़्यादा? इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन, क्योंकि देखें अब क्या पता जो एक अडल्ट है उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो और क्या पता एक जो यूथ है उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो वो सिचुएशन पे प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। इट्स नॉट डिपेंड ऑन एजेस। अच्छा, किसी भी टाइम कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा उससे निकलना। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो यूथ है ना, अगर हम यूथ की बात करें उसमें एक सबका रोल आ जाता है, उसमें पेरेंट्स का रोल आ जाता है, पेरेंटिंग आ जाता है, उसके काउंसलर का रोल आ जाता है और उसका खुद का भी रोल आ जाता है। बहुत शुक्रिया आज आपकी तशरीफ़ आवी का, आपने डिटेल बताया कि अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको कोई जहनी अमराज हो जाता है तो उन्होंने उसके साथ डील किस तरह करना है, उनके सिम्टम्स क्या हैं और हम किस तरह जो है वो कोप अप कर सकते हैं। हकीम साहब, आपका भी बहुत तशरीफ़ आवी का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में आपने भी हमें तफसीलन आगाह किया कि हिकमत जो है वो इस मर्ज़ को किस तरह देखती है और किस तरह की डाइटरी चेंजेस और लाइफस्टाइल के चेंजेस से हम जो है वो इस मर्ज़ का जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा। अपनी जो भी हमारी अपनी कीमती राय है वो हमारे जो फेसबुक पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पेजेस हैं, उन पे ज़रूर दीजिएगा। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।